अस्सलाम वालेकुम। लेक्चर 2 स्टार्ट हो गया जी, कैप 5 का, मैनेजमेंट अकाउंटिंग। पहले ये FAR 2 होता था। अच्छा जी, आप लोगों के साथ कल ऐसी बस गपशप थोड़ी लगाई, सिलेबस क्या है, पेपर का पैटर्न क्या है, प्रीवियस कौन सा नॉलेज चाहिए, और थोड़ी सी हमने बात शुरू कर दी थी। कॉस्ट क्लासिफिकेशन एक हमने पढ़ी थी। दो तरह की कॉस्ट क्लासिफिकेशन इंपॉर्टेंट है। एक ये कॉस्ट क्लासिफिकेशन है प्रोडक्ट कॉस्ट और पीरियड कॉस्ट वाली। दूसरा हम आगे पढ़ेंगे कि बिहेवियर के हिसाब से भी कॉस्ट की टाइप्स होती हैं। फिक्स कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट, बहुत इंपॉर्टेंट है वो भी। ठीक है, तो पहले इसको थोड़ा सा कर लेते हैं। अब ये बात जो शुरू की है ठीक है, आपको मैंने हैंड आउट्स दिए हैं। इसी तरह से हमारे नोट्स चैप्टर वाइज ही होते हैं। तो देखता हूँ मैं, अगर तो इकट्ठा हो गया, सारे के सारे नोट्स इकट्ठे वीकेंड पे रेडी हो गए, तो फिर वो जिस तरह से मैंने लास्ट टाइम बुकलेट बनवाया था एक, वो बना दूंगा। और उसमें ज़रा ये सहूलत होती है, काबू में रहती है चीज़ें, आगे पीछे नहीं होती। ठीक है, वरना फिर इस तरह से चैप्टर वाइज आपको देता रहूँगा और एंड पे फिर एक बुकलेट भी रखवा दूंगा। ठीक है, चले। अच्छा जी, आपने नोट्स को जितना जितना कहता जाऊँ फिर लाजमी रीड करते रहना है। ठीक है, ये जनाब हमारी फैक्ट्री है, बल्कि यूँ करते हैं, थोड़ी सी फैक्ट्री बना लेते हैं और बाकी दूसरे डिपार्टमेंट्स भी। ये नहीं, हमने एक ऐसी जगह पर फैक्ट्री रखी हुई है, फैक्ट्री के साथ ही हमारा हेड ऑफिस भी वहीं पे होती है ना। ऑर्गेनाइजेशन, कुछ ऑर्गेनाइजेशन में फैक्ट्रीज साइट के ऊपर होती हैं और जो हेड ऑफिस होता है वो शहर के अंदर होता है नॉर्मली। कभी कभी ऐसा भी होता है कि फैक्ट्री भी वहीं पे, हेड ऑफिस भी वहीं पे, दुकान भी वहीं पे खुली हुई है। तो मैं ज़रा इसी तरह की एग्जाम्पल बना रहा हूँ। ठीक है, हमारे पास हमारी एक फैक्ट्री है, हम मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न है और मिसाल के तौर पे हम यहाँ पे गाड़ियाँ मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। ठीक है जी, तो फैक्ट्री के अंदर मैं यहाँ से कॉपी कर लूँ जो मैंने कल लिखवाया था, दोबारा तो ना लिखें। चले, अच्छा जी, मैंने आपको दो तरह की क्लासिफिकेशन पढ़ाई थी। एक होती है प्रोडक्ट कॉस्ट, दूसरी होती है पीरियड कॉस्ट। प्रोडक्ट कॉस्ट के बारे में आपको क्या कहा था, ये वो कॉस्ट हैं जो फैक्ट्री के अंदर इनकर होती हैं जब हम गुड्स को मैन्युफैक्चर कर रहे होते हैं। ठीक है, जिसके अंदर तीन तरह की फिर प्रोडक्ट कॉस्ट आ जाती हैं। जाहिर सी बात है, आप एक प्रोडक्शन प्रोसेस को जहन में लाएं तो सबसे पहले आपके जहन में क्या आता है जी, कि अगर मिसाल के तौर पे हमने गाड़ी बनानी है तो उस गाड़ी को बनाने के लिए हमें रॉ मटेरियल सबसे पहले चाहिए। ठीक है, पहला दिन तो नहीं, अच्छा, सफ़र भी करके आए हो, थके हुए भी हो, जागते रहोगे ना। अच्छा, चल, अच्छा जी, अब रॉ मटेरियल फैक्ट्री के अंदर स्टोर में पड़ा होता है। रॉ मटेरियल स्टोर हमारा यहीं पर, मैंने रॉ मटेरियल स्टोर बना दिया। ठीक है जी, यहाँ से हमें रॉ मटेरियल मिल जाएगा जो हमें ज़रूरत पड़ेगा। रॉ मटेरियल स्टोर से रॉ मटेरियल उठा लेंगे। उसके बाद फिर हमारी मशीनें लगी हुई हैं। मिसाल के तौर पे ये हमारी एक मशीन है, ये प्लांट लगा हुआ है हमारा, जिसमें डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं। मसलन यहाँ पे कटिंग डिपार्टमेंट है, यहाँ पे जो है वो असम्बलिंग है, और यहाँ पे फिनिशिंग डिपार्टमेंट है। ठीक है जी, तो ये डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं हमारे, ये हमारी मशीन काम कर रही है। अब रॉ मटेरियल फैक्ट्री के अंदर मौजूद है, जो रॉ मटेरियल हम खरीद लेंगे वो सारे का सारा हमारा कॉस्ट है ना। नहीं, जाग के बैठना है, जो खरीद लेंगे वो कॉस्ट नहीं है, वो तो एसेट है। फिर जितना कंज्यूम कर लेंगे वो हमारी कॉस्ट बन जाएगी। एनीवेज, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट मटेरियल वो मटेरियल है जो चल देखते हैं इसको, थोड़ा सा आगे जाके करते हैं, बहरहाल थोड़ी सी बात। डायरेक्ट मटेरियल, जो मटेरियल हमारी गाड़ियों पे लगना था, जैसे टायर नज़र आ रहे होते हैं आपको, जैसे आपको स्टील नज़र आ रहा है, जैसे शीशे नज़र आ रहे हैं आपको। ठीक है, ये सारी चीज़ें क्या हैं, डायरेक्ट मटेरियल। एक तो ये आपकी प्रोडक्ट कॉस्ट का हिस्सा है। फिर
जो आपने ये रॉ मटेरियल स्टोर ही गायब हो गया यार, चलो, ये रॉ मटेरियल स्टोर से जो रॉ मटेरियल निकाला, ये रॉ मटेरियल निकल कर फैक्ट्री में गया और वहाँ पर इस पर क्या शुरू हो गया जी, प्रोसेस प्रोडक्शन का स्टार्ट हो गया, ठीक है। अब प्रोडक्शन प्रोसेस जब स्टार्ट होगा तो कुछ लोग इन मशीनों के ऊपर खड़े होंगे, ऊपर मतलब के फैक्ट्री इधर इधर कर देते हैं, ये हमारी फैक्ट्री है, ठीक है। तो ये लोग देखें अगर आप, तो ये हमारे कौन मौजूद हैं, लोग जो डायरेक्टली इन्वॉल्व हैं इस प्रोडक्शन के प्रोसेस के अंदर। ये डिफरेंट, ये देखो, ये लोगों के सर नज़र आ रहे हैं आपको, हाँ, ये हमारे कौन है, डायरेक्ट लेबर है। ये कौन है, ये वो डायरेक्ट लेबर, ये डायरेक्ट लेबर का मतलब है जो डायरेक्टली इन्वॉल्व हैं हमारे इस गाड़ियों के प्रोडक्शन। डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में मौजूद हैं, कोई कटिंग डिपार्टमेंट में, कोई असेंबलिंग डिपार्टमेंट में, कोई फिनिशिंग डिपार्टमेंट में, पेंट डिपार्टमेंट में, सारे डिपार्टमेंट्स के अंदर जो एम्प्लॉयज़, जो लेबर हमारी मौजूद है, ठीक है, ये भी प्रोडक्ट के ऊपर ही काम कर रहे हैं, इनको भी हमने पैसे देने हैं, तो ये डायरेक्ट लेबर कहलाएगी, ठीक हो गया। अच्छा, अब ये तो दो चीज़ें हो गई, डायरेक्ट मटीरियल और डायरेक्ट लेबर। पढ़ाता हूँ भी, डायरेक्ट मटीरियल नोट्स के अंदर मौजूद है, डायरेक्ट लेबर, ठीक है। उसके अलावा ये फैक्ट्री की चार दीवारी के अंदर और भी तो बहुत सारे खर्चे हैं, जैसे मसलन ये जो हमारी मशीन है, ये मशीन है, ये क्या है, प्लांट। ये क्या लगा हुआ हमारा, प्लांट लग रहा है ना, प्लांट। ये क्या है, प्लांट। ये क्या है, कहाँ क्या है, चिट्टा, अच्छा सॉरी, ये क्या है, प्लांट। अब इस प्लांट ने दुआओं से नहीं चलना, वैसे दुआओं से चल सकती हैं चीज़ें, लेकिन बहरहाल जितना को हमारा ईमान है, इसके लिए हमें कोई ना कोई रिसोर्स चाहिए, फ्यूल चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, गैस चाहिए, कोई ना कोई जो है वो, इसके लिए हमें पावर चाहिए। तो हमने यहाँ पर मिसाल के तौर पे इसको, ये बिजली के ऊपर ये तार लगाई हुई है, ये बिजली के ऊपर चल, तो ये इलेक्ट्रिसिटी की कॉस्ट आएगी प्लांट को चलाने की, इलेक्ट्रिसिटी या फ्यूल, ठीक है, फ्यूल या पावर की, पावर बिजली एक इलेक्ट्रिसिटी है। ये कुमकुमे जल रहे हैं, ये एसी चल रहे हैं, और एक है बड़े बड़े प्लांट मशीनरी चलते हैं, तो उसके लिए हम लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं पावर का। आगे एफओएच के चैप्टर में जाके इसकी ज़रूरत पड़ेगी, तो वहाँ पे फिर क्लियर हो जाएगा। और तो बड़ी मशीनों को चलाने के लिए हमें क्या चाहिए, फ्यूल एंड पावर कहते हैं, ठीक है ना। तो अब ये फ्यूल एंड पावर जो है, ये भी तो एक कॉस्ट है, डायरेक्ट मटीरियल है ना, डायरेक्ट मटीरियल नहीं है, डायरेक्ट लेबर होगी। बस यही दो चीज़ें। कोई भी कॉस्ट जो फैक्ट्री की चार दीवारी के अंदर इनकर हो रही है, अगर वो डायरेक्ट मटेरियल नहीं है, डायरेक्ट लेबर नहीं है, डायरेक्ट एक्सपेंस भी एक होता है, लेकिन वो मुझे किसी सवाल में नज़र नहीं आया, पढ़ा दूंगा जब पूरी लिस्ट बनाएंगे। डायरेक्ट एक्सपेंस एक चीज़ होती है, बार उसको छोड़े, सादा बात। अगर कोई भी कॉस्ट चार दीवारी में हो रही है, डायरेक्ट मटीरियल नहीं है, डायरेक्ट लेबर नहीं है, तो फिर वो क्या है, फैक्ट्री का ओवरहेड, फैक्ट्री का इलेक्ट्रिसिटी हो गई। अच्छा, उसके बाद हमने ये जो प्लांट लगाया हुआ है, 20 साल के लिए इसने काम देना है हमें, 20 साल के बाद फिर हम इसको उतार के फिर नया प्लांट लगाएंगे। तो इसकी पूरी कॉस्ट को हम जिस दिन हमने प्लांट किया था एक्सपेंस आउट कर देते होते हैं ना, क्या करते हैं, डेप्रिसिएशन करते हैं। डेप्रिसिएशन क्या है, इनकम है, एक्सपेंस है। अच्छा, अब एक्सपेंस तो है, तो डायरेक्ट मटीरियल हुआ ना, हाँ, डायरेक्ट लेबर है, हाँ, फैक्ट्री के अंदर का एसेट डेप्रिशिएट हुआ ना, तो अगर ये एक्सपेंस है तो या तो डायरेक्ट मटेरियल है या डायरेक्ट लेबर है, नहीं है तो गॉट इट। अच्छा, उसके बाद ये अब कुछ चीज़ें मैं बोलता जा रहा था, ठीक है, मैं आपको ना एक छोटा सा फॉर्मेट बनाकर दे रहा हूँ, ठीक है, बल्कि बनता जा रहा है फॉर्मेट खुद ब खुद। चलो यही बनाते हैं। डायरेक्ट मटेरियल की कॉस्ट, डायरेक्ट मटेरियल की कॉस्ट, ये कॉस्ट में वो वाला मटेरियल आएगा जो कंज्यूम हो गया, ये जहन में रखना, ठीक है ना। डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, जो रॉ मटेरियल कंज्यूम हो जाएगा, जो कंज्यूम अभी नहीं हुआ, अनयूज पड़ा है, वो तो हमारा एसेट होता है ना, एक्सपेंस तो नहीं है ना, वो अभी कॉस्ट एसेट में पड़ गया, वो एक्सपेंस आउट नहीं हुई, ठीक है ना। खैर चलें, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट हो गई, रॉ मटेरियल स्टोर में से जो मटेरियल कंज्यूम हो गया, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो डायरेक्ट लेबर हमारी लगी हुई है उसको हमने पैसे दिए, तो ये क्या आ गया, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट। अच्छा, उसके बाद एक और चीज़ होती है, डायरेक्ट एक्सपेंस कहते हैं उसको। वो डायरेक्ट एक्सपेंस बहुत स्पेसिफिक केसेस के अंदर होता है, वो जब डेफिनेशन पे आएगा तो मैं एग्जांपल दे दूंगा, फिलहाल ज़रूरत नहीं है। इन दोनों को अगर मिला दें, कुछ ना कुछ आपने पढ़ा हुआ है, ऐसी बात नहीं है, हाँ, इसको क्या कहते हैं, प्राइम कॉस्ट। लेकिन पढ़े होने का मतलब सिर्फ ये है कि आपको थोड़ी सी हेल्प मिलेगी, आप आसानी से चीज़ों को समझ लेंगे। मैंने तो माफ़ी को नहीं देनी, ठीक है जी। तो मैं मिसाल के तौर पे कहता हूँ जी, 125 मिलियन का मटेरियल लग गया,
ठीक है जी, 75 मिलियन हमने लेबर को पे कर दिया, तो प्राइम कॉस्ट कितनी हमारी लग चुकी है इस पीरियड के दौरान? 200 रुपए की प्राइम कॉस्ट आ गई। अब इसके अलावा जितने भी खर्चे हैं, ये एक, ये दो, इसके अलावा जो भी चीज होगी वो कहाँ जाएगी? फैक्ट्री ओवरहेड्स में, FOH, फैक्ट्री ओवरहेड्स। ये इंशाल्लाह हमारा पहला चैप्टर होगा। बेसिक्स कोई चैप्टर नहीं है, लेकिन बेसिक्स के अलावा कोई चैप्टर भी नहीं है। बेसिक्स कोई चैप्टर नहीं है, बेसिक्स के अलावा कोई चैप्टर भी नहीं है। आपको ये लाजमी काबू में रखनी पड़ेंगी चीज़ें, क्योंकि ये वो चीज़ें हैं जो हर चैप्टर के हर सवाल में ऑलमोस्ट जगह जगह बार बार इस्तेमाल हो रही होती है। आखिरी लेक्चर में भी आपको मैं ये कहता हुआ नजर आऊँगा, बेसिक्स पे ध्यान देना था ना, देंगे आप इंशाल्लाह। अगर देंगे और अच्छे बच्चे बैठे होंगे मेरे सामने, तो मैं यूँ कह रहा हूँ, देखा बेसिक्स पे ध्यान दिया था ना, तो ये दो जुमले हो सकते हैं। आपने कौन से वाला मेरे से क्लास में कहलवाना है, आज डिसाइड कर लें। या तो मैं एंड पे जाके, एंड तक हर रोज ये सुनने को मिलेगा, बेसिक्स पे ध्यान देना था, नहीं समझ आ रही, या ये सुनने को मिलेगा, देखा बेसिक्स पे ध्यान दिया था ना, कितनी आसानी हो गई। तो कौन से वाला जुमला बोलवाना है क्लास में? सेकंड वाला। अभी तो शुरू है, पहला दिन, पहला हफ्ता, रोज का काम रोज करूंगा, करूंगी, है जी, छुट्टी नहीं करूंगा, छुट्टी नहीं करूंगी, टेस्ट लाजमी, ये सारी बातें अभी, जज्बात अभी तक ऐसे हैं, थोड़ा मोटिवेटेड है ना, एंड तक रहना है मोटिवेटेड, ठीक है? नहीं तो गोस्ट ऑफ लेग्स बनोगे तो, टॉक से नहीं मानोगे तो फिर उसका भी हल है मेरे पास, ठीक है? अच्छा जी, फैक्ट्री ओवरहेड्स के अंदर डायरेक्ट मटेरियल नहीं है, मटेरियल तो फिर भी हो सकता है, छोटा मोटा मटेरियल भी होता है जो जिसकी कॉस्ट टोटल कॉस्ट के हिसाब से सिग्निफिकेंट नहीं होती। जैसे मिसाल के तौर पे गाड़ी के अंदर आपको नज़र आ रहा है कि जी उसके ऊपर जो ये स्टील लगा है, जो लोहा लगा है, जो उसके अंदर इंजन पड़ा है, इंजन की भी कॉस्ट है, जो उसके अंदर जो है वो जो शीशे पड़े हैं, ठीक है, जो पेंट उसके ऊपर हुआ है, ये बड़ी बड़ी कॉस्ट नज़र आ रही थी। छोटे छोटे नट बोल्ट्स भी तो लगते हैं, तो है तो प्रोडक्ट की कॉस्ट का हिस्सा, लेकिन सिग्निफिकेंट नहीं है इन रिलेशन टू कॉस्ट, टोटल कॉस्ट अगर सिग्निफिकेंट नहीं है, ठीक है, या उससे शक्ल नहीं बन रही है उस चीज़ की, ये गाड़ी है ना, गाड़ी उसकी शक्ल बनाने वाली है, अगर डेफिनेशन पढ़ेंगे, जिसकी जो चीज़ें उसकी शक्ल पे नज़र आ रही है नॉर्मली और बड़ी बड़ी कॉस्ट होती हैं, उनको हम डायरेक्ट मटेरियल कह देते हैं। और जो छोटी मोटी कॉस्ट होती है, जैसे ये टेबल है, ये टेबल, ये बेंच है, ये इस बेंच के अंदर आपको लोहा नज़र आ रहा है, लकड़ी नज़र आ रही है, कपड़ा नज़र आ रहा है, फोम नज़र आ रहा है, ये बड़ी बड़ी चीज़ें हैं, ये डायरेक्ट मटेरियल में आती हैं, ठीक है? कोई ऐसे डेफिनेशन आपसे नहीं करवाता, लेकिन सादा सी बात है, समझ आ रही है कि ये एक बेंच जिसके ऊपर आप बैठे हैं, इस पर आपको मैंने 4 चीज़ें गिनवाई हैं, ठीक है? वो 4 चीज़ें कौन सी हैं जो डायरेक्ट मटेरियल कह सकते हैं? सीधी सीधी लोहा नज़र आ रहा है, लकड़ी नज़र आ रही है, कपड़ा नज़र आ रहा है, फोम नज़र आ रहा है, ठीक है, ये डायरेक्ट मटेरियल। अच्छा, इसके नीचे कोई पेज शेज भी तो लगे होंगे, अच्छा, कहीं ना कहीं को ग्लू लगी होगी, अच्छा, ये अगर लोहा है तो वेल्डिंग के लिए वो जो वेल्डिंग वाले वो जो क्या कहते हैं, रॉड सा यूज़ करते हैं, ठीक है, क्या कहते हैं उसको, हैं, रॉड नहीं कहते, कुछ और कहते हैं, रॉड, ठीक है? तो वो जो वेल्डिंग के लिए वो जो इस्तेमाल की, वो भी थोड़ी देर बाद ख़त्म हो जाती है वेल्ड करते करते, वो भी तो मटेरियल ही था, वो भी तो इसी पे ही लगा है। तो ऐसी चीज़ें जो छोटी मोटी चीज़ें हैं, लेकिन हैं प्रोडक्ट की कॉस्ट का पार्ट, प्रोडक्ट के ऊपर लगी हुई हैं, उसको इनडायरेक्ट कह देंगे, ठीक है? बहरहाल कोई इतना मसला नहीं है, सादा सी बात है। डायरेक्ट मटीरियल वो जो इन टोटल, पढ़ ही लें, साथ साथ पढ़ते जाए ना, अगर थोड़ा थोड़ा, बीच में फिर आकर पता नहीं वो है कहाँ पे, ठहरो ठहरो, मुझे तो ढूंढने दो। ये देखो, अभी ना देखो, ये देखो, डायरेक्ट मटेरियल पेज नंबर 2 के ऊपर लिखा हुआ है, ऐसे ही थोड़ा सा पढ़ लेना, ये थोड़ा ये कि फिर मैं एक दफा चलो भाई शुरू हो जाओ, चलो शुरू, बिस्मिल्लाह करके ऐसे जनाब एक गिलास पढ़ते जाएगा, नहीं, जो बात समझ आती जा रही है पढ़ते जाए ना साथ साथ, क्या ख्याल है? बाकी जो रह जाएगी फिर आप पढ़ लेंगे। डायरेक्ट मटेरियल क्या है? कहते हैं डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट इंक्लूड कॉस्ट ऑफ एनी सब्सटेंस और इंग्रेडिएंट विच कैन बी फुली ट्रेस टू 1 यूनिट ऑफ आउटपुट। बड़े आराम से हम बता सकते हैं एक गाड़ी के ऊपर कितनी टायर्स की कॉस्ट आई है, शीशे की कॉस्ट कितनी आई है, स्टील की कॉस्ट कितनी आई है, पेंट की कॉस्ट कितनी आई है, जो डायरेक्टली ट्रेस हो सके फुली एक यूनिट के ऊपर कितना लगा है, ठीक है? लेकिन अब ये बेंच जो आपके सारे हुए पड़े हैं वेल्ड, इसमें हो सकता है इस बेंच के ऊपर थोड़ा ज्यादा वो वेल्डिंग मटेरियल लग गया, उस पर थोड़ा कम लगाओ। पेंट करने के लिए रेग मार, पहले वो होता है ना, वो साफ करके उसके बाद उसको स्मूथ करके फिर पेंट करते हैं। हो सकता है इस लकड़ी के अंदर थोड़ा खुदरापन ज्यादा हो, दूसरे बेंच वाली में कम हो, तो किसी पे थोड़ा सा ज्यादा लग गया, किसी पे थोड़ा सा कम लग गया। अब वो 100 रुपए का अगर मिसाल के तौर पे एक वो पेज आता है, तो उससे 3
टेबल जो है वो आपके पेंटिंग के लिए रेडी होते हैं, तो हो सकता है इस पे कम, इस पे ज्यादा, उस पे कम लगाओ, लेकिन है तो इसी का हिस्सा। वो 100 रुपया क्या हमारी कॉस्ट नहीं है, प्रोडक्ट की कॉस्ट ही है। अगर हम फर्नीचर वाले हैं तो ये भी हमारी कॉस्ट, ठीक है। तो वो कॉस्ट जो डायरेक्टली ट्रेस हो सके इन फुल टू अ कॉस्ट यूनिट, ठीक है, या वो इंटेग्रल पार्ट बने फिनिश गुड्स का। आपको रेगमार नजर तो नहीं आ रहा, आपको वेल्डिंग वाला वो रॉड नजर तो नहीं आ रहा, ठीक है, लेकिन आपको लकड़ी नजर आ रही है, लोहा नजर आ रहा है, सोफा नजर आ रहा है, ठीक है ना। तो जो इंटेग्रल पार्ट बन जाए, ठीक है, और जिसका सिग्निफिकेंट हिस्सा हो ओवरऑल कॉस्ट के अंदर, ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं, डायरेक्ट मटेरियल। और इनडायरेक्ट मटेरियल पता है कौन सा होता है? हर वो मटेरियल जो फैक्ट्री में प्रोडक्ट बनाते हुए इस्तेमाल हुआ और डायरेक्ट नहीं है। सुभान अल्लाह, सारे बोलो सुभान अल्लाह। हाँ, तो डायरेक्ट मटेरियल क्या है? डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट इंक्लूड कॉस्ट ऑफ एनी सब्सटेंस और इंग्रेडिएंट व्हिच कैन बी फुली ट्रेस्ड टू 1 यूनिट ऑफ आउटपुट। जी ये 10 फुट लकड़ी लगी हुई है, ठीक है जी, ये इतने फुट लोहा लगा हुआ है जी, इतने मीटर कपड़ा लगा हुआ है जी, that can be traced to 1 unit of output, becomes integral part of finished good। नजर भी आ रहा है शक्ल के अंदर, वो नजर भी आ रहा है और सिग्निफिकेंट पार्ट है। अब टेबल के अंदर, जो टेबल की अगर मिसाल के तौर पे ये बेंच पूरा जो है 25,000 का बना है, तो इसके अंदर हो सकता है लोहा जो है वो 15,000 का हो, लकड़ी 5,000 की हो, बाकी चीजें 5,000 की हो। एक मिसाल दे रहा हूँ, ठीक है, 26,000 का मानो, बाकी 1,000 रुपया क्या है, छोटी मोटी चीजें, नॉट बोर्ड, मिसाल दे रहा हूँ, ठीक है। तो जो सिग्निफिकेंट पार्ट ओवरऑल कॉस्ट का हो, मसलन डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट में इंक्लूड लेदर इन जैकेट, क्लॉथ इन शर्ट, वुड इन टेबल एटसेट्रा, ठीक है। अच्छा, तो फिर ऑल अदर फैक्ट्री एक्सपेंसेस और मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट अदर देन डायरेक्ट मटेरियल एंड डायरेक्ट लेबर आर कलेक्टिवली नोन एज ओवरहेड्स। इट इज ऑल्सो नोन एज प्रोडक्शन ओवरहेड्स, इनडायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, इनडायरेक्ट फैक्ट्री कॉस्ट वगैरह वगैरह। एग्जांपल्स में इनडायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट और बाकी इनडायरेक्ट फैक्ट्री एक्सपेंसेस आते हैं। तो इनडायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट क्या है? मसलन ग्लू, लुब्रिकेंट्स, ऑयल्स, ग्रीस, टेप, वेल्डिंग रॉड्स, रॉड ही लिखा हुआ है, कटिंग ब्लेड्स, स्क्रूज, ग्लव्स, क्लीनिंग सप्लाईज, नेल्स, ड्रिल्स, बेड्स, ठीक है। तो सादा सी बात, आपको मैंने समझाया क्या है डायरेक्ट मटेरियल क्या होता है, और जो डायरेक्ट नहीं है वो फिर क्या है। और डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट लेबर के अलावा कोई भी कॉस्ट है जो फैक्ट्री की चार दीवारी की है, वो है तो प्रोडक्ट की कॉस्ट का हिस्सा, और डायरेक्ट मटेरियल डायरेक्ट लेबर नहीं है तो क्या है, एफओएच। ठीक हो गया। अच्छा, तो क्या आ गया जी? सबसे पहले इनडायरेक्ट मटेरियल की कॉस्ट, मसलन 25 रुपए का हमारा इनडायरेक्ट मटेरियल भी लग गया, 25 मिलियन का। अब ज्यादा भी हो सकता है, थोड़ा भी हो सकता है तो मटेरियल की कॉस्ट ही ना, ठीक है। अच्छा, उस तरह से मैंने कहा जी, ये सारे के सारे लोग जो डायरेक्टली इन्वॉल्व हैं, यहां पर रॉ मटेरियल पुट किया जाता है, ये लोग डायरेक्टली इन्वॉल्व हैं, मशीन पे भी लगे हुए काम कर रहे हैं, यहां से गाड़ी बनते 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 यहां से फिनिश होकर यहां मैं शोरूम बनाऊंगा अभी, ठीक है ना, अभी बना नहीं रहा क्योंकि ये प्रोडक्ट कॉस्ट की बात हो रही है, वो पीरियड कॉस्ट है इस लाइन के इधर, ठीक है ना। अच्छा, तो ये सारे के सारे लोग क्या हैं? ये डायरेक्टली इन्वॉल्व हैं प्रोडक्शन ऑफ कार में, या हमारा ये टेबल बनाते हुए जो जमाई ले लो तुम, हमारा ये टेबल बनाते हुए जो कारपेंटर डायरेक्टली इन्वॉल्व है, ठीक है, वो क्या है? डायरेक्ट लेबर। उसके भी असूल वही हैं। क्या मतलब? आप क्लियरली बता सकते हैं यार, इस एक टेबल के ऊपर लोहे वाले वेल्डिंग वाले का कितना टाइम लगता है, और लकड़ी के काम करने वाले कारपेंटर का कितना टाइम लगता है, और पोशिश वाले बंदे का कितना टाइम लगता है। चाहे हमारे 3 डिपार्टमेंट्स, ठीक है, सबसे पहले एक डिपार्टमेंट है जिसके अंदर कटिंग होती है लकड़ी की, दूसरा डिपार्टमेंट है जिसके अंदर लोहे वाले बैठे हैं, वो इन दोनों को जोड़ देते हैं, तीसरा डिपार्टमेंट है जिसके अंदर ये जाके पोशिश होती है, फिनिशिंग होती है। 3 डिपार्टमेंट्स हैं। हर डिपार्टमेंट की जो लेबर है, बंदा क्लियरली हम बता सकते हैं डायरेक्टली कि एक टेबल पर कारपेंटर का कितना टाइम लगा, और लोहे वाले वेल्डर का कितना टाइम लगा, और पोशिश वाले बंदे का कितना टाइम लगा। जब ये पता लग जाए तो भाई उनको रेट भी तो फिक्स ही किया होता है ना, भाई आपको मसलन हम एक बेंच बनाने का इतने पैसे देंगे या 1 घंटा काम करने के इतने पैसे देंगे, ये डिपेंड करता है। नॉर्मली हम इस प्रोडक्शन फैक्ट्री के अंदर मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न अगर हो तो हम नॉर्मली जो है वो अपनी प्रोडक्शन लेबर को पर आवर पे कर रहे होते हैं। 1 घंटा काम करोगे तो 100 रुपया देंगे मसलन। अब एक कारपेंटर ने एक टेबल के ऊपर 10 घंटे काम किया तो उसको 1000 रुपया मिलेगा।
वेल्डर ने 5 घंटे काम किया तो उसको 500 मिलेगा, कोशिश वाले ने 10-12 घंटे काम किया तो उसको उस हिसाब से पैसे मिल जाएंगे। तो हम क्या कह सकते हैं, डायरेक्टली बता सकते हैं कि एक यूनिट के ऊपर कितनी लेबर की कॉस्ट आई। अगर हम बता सकें तो वो क्या है, डायरेक्ट लेबर। ठीक हो गया, सही है। एक बात ये निशानी होगी, दूसरी निशानी उसी तरह से मटेरियल की तरह से इसकी भी निशानी है। दूसरी निशानी कि इंटेग्रल पार्ट हो ओवरऑल कॉस्ट का। भाई जाहिर सी बात है, बेंच बनाने के लिए मटेरियल भी महंगा है और लेबर जो डायरेक्टली इन्वॉल्व है काफी पैसे उसके ऊपर भी लगते हैं। ठीक है, तो डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट लेबर, समझ आ रही कुछ। अच्छा, अब ये तो डायरेक्ट लेबर हो गई, ये क्या हो गई, डायरेक्ट लेबर हो गई। डायरेक्ट लेबर हो गई तो मसलन ये एक बंदा है, ये हमने सुपरवाइजर रखा हुआ है, बल्कि ये मैनेजर है। ये क्या है, फैक्ट्री मैनेजर, जीएम साहब है, फैक्ट्री मैनेजर है। ठीक है जी, और मसलन 3 सुपरवाइजर भी हमने रखे हैं। ये नुक्ते नहीं है, ये बड़े बड़े नजर आ रहे हैं बंदे हैं जी। तो ये कौन है जी, ये सुपरवाइजर, सुपरवाइजर और सुपरवाइजर। अच्छा, दरवाजा किधर लगाएं फैक्ट्री का, किस तरह दरवाजा लगाना है? फैक्ट्री का दरवाजा इधर लगाते हैं, ठहर जाओ। ये जनाब हमारी फैक्ट्री का दरवाजा, ठीक है। ये गेट लगा हुआ है, यहां से एंट्री होती है। ठीक है, अब हाँ पहुंच गए आप लोग, दरवाजे की बात हुई नहीं तो आप सिक्योरिटी गार्ड पे पहुंच गए। ये दरवाजा है जी, ठीक है, ये अब इस तरह का दरवाजा है। अब यहाँ पर एक सिक्योरिटी गार्ड भी हमने बिठाया हुआ, इस तरह बिठा दें। ठीक है जी, ये कौन है जी, गार्ड। अब ये 3 तरह के लोग मैंने बनाए, एक मैनेजर साहब है, 3 सुपरवाइजर हैं और सिक्योरिटी गार्ड भी बैठा हुआ है तो फैक्ट्री के अंदर ही के मुलाजिम। तो इसका मतलब इनकी जो कॉस्ट इनको पे करनी है वो डायरेक्ट लेबर, वो क्या है, प्रोडक्ट की कॉस्ट का हिस्सा तो बननी है। लेकिन क्या ये गार्ड भी गाड़ी जाके बनाता है थोड़ी सी भाग के? हाँ, जो हमने अपने दुकान के बाहर गार्ड बिठाया वो भागा भागा आता है, वो थोड़ा बहुत ऐसे मशीन भी इस पे चला देता है? नहीं। अच्छा, सुपरवाइजर यहां खड़ा है, इसके इस डिपार्टमेंट के अंदर 100 लेबर काम कर रही है। ठीक है, तो किसी के पास 5 मिनट खड़ा होता है, किसी के पास 15 मिनट खड़ा होता है। क्या क्लियरली बता सकते हैं एक गाड़ी के ऊपर कितनी देर इसका टाइम इन्वेस्ट हुआ? कि हम कहें जी मिसाल के तौर पे इसने 37.5 मिनट इस गाड़ी के ऊपर खड़े होकर देखा और 31.5 मिनट वहां पे देखा और 12 मिनट उस गाड़ी को देखा, कोई काम अच्छा कर रहा है कोई कम कर रहा है। तो डायरेक्टली तो नहीं बता सकते कि एक कार के ऊपर सुपरवाइजर कितना टाइम लगा, एक टेबल के ऊपर सुपरवाइजर कितना टाइम लगा। लेकिन है तो फैक्ट्री का ही मुलाजिम, है तो प्रोडक्ट की कॉस्ट का ही हिस्सा। तो डायरेक्ट लेबर जो डायरेक्टली इन्वॉल्व है और जो डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं है लेकिन फैक्ट्री की 4 दीवारी में है तो प्रोडक्ट की कॉस्ट। डायरेक्ट लेबर नहीं कह सकते, तो उसको कहां फेंक देंगे, एफओएच में, फैक्ट्री ओवरहेड। बात समझ आ रही है? थोड़ी थोड़ी आओ फिर पढ़ते हैं जरा। डायरेक्ट लेबर क्या है? द वेजेस कॉस्ट ऑफ फैक्ट्री वर्कर्स हु आर एक्टिवली इन्वॉल्व्ड इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ प्रोडक्ट, whose time spent on each unit and wages cost per unit can be traced easily in a finished product. Simple examples of direct labor may include wages of tailor manufacturing jacket or shirt, wages of carpenter manufacturing table. समझ आ रही है? ठीक है। और अगर ये नहीं है तो फिर इनडायरेक्ट लेबर बना लो। इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट क्या है? सैलरी ऑफ फैक्ट्री सुपरवाइजर, फैक्ट्री स्वीपर, शॉप स्टोर कीपर, सिक्योरिटी गार्ड, क्वालिटी कंट्रोल इंस्पेक्टर, आइडल टाइम वेजेस, ये क्या होती है बाद में देखेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, टेलीफोन ऑपरेटर वगैरह वगैरह, जो डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं है, प्रोडक्ट बनाने में डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं है लेकिन हमारी फैक्ट्री का ही मुलाजिम है, तो उसकी कॉस्ट क्या है, हमारी प्रोडक्ट की कॉस्ट का हिस्सा है। डायरेक्ट लेबर नहीं बन सकती तो इनडायरेक्ट लेबर बनाकर ओवरहेड्स में डाल दो, क्योंकि अल्टीमेटली इन तीनों को टोटल करेंगे तो हमारी प्रोडक्ट की कॉस्ट बनेगी। तो परेशान नहीं होना, प्रोडक्ट की कॉस्ट का हिस्सा तो बनेगी, फैक्ट्री का हर खर्चा प्रोडक्ट की कॉस्ट का हिस्सा बनाएंगे हम। ठीक है, बस थोड़ी एक क्लासिफिकेशन पढ़ाई। ओके, तो प्रोडक्ट कॉस्ट के अंदर प्रोडक्ट कॉस्ट 3 तरह की हो सकती हैं, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर। है भाई, है भाई, है भाई, डायरेक्ट मटेरियल, जागो जागो सुबह, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर। और अगर इन 2 में नहीं फॉल करती और फैक्ट्री के अंदर की कॉस्ट है तो वो ओवरहेड्स में डाल दोगे, और वो ओवरहेड्स इनडायरेक्ट मटेरियल हो सकता है, इनडायरेक्ट लेबर हो सकता है, ये तो ऊपर से ही मिल गए ना हमें समझते हुए। इसके अलावा के कौन कौन से खर्चे होते हैं, जैसे मैंने अभी आपको बताया था क्या, फ्यूल एंड पावर, पावर एंड फ्यूल एंड पावर,
फ्यूल एंड पावर, ठीक है, मसलन ऐसे ही 18 जरा राउंड होती जाएगी फिगर, ठीक है, फ्यूल एंड पावर, उसके बाद डेप्रीसिएशन ऑफ प्लांट, बिल्डिंग भी, अगर बिल्डिंग फैक्ट्री की हमने किराए पे ली हुई है तो उसका रेंट FOH, और अगर हमारी अपनी ओन्ड बिल्डिंग है तो उसकी डेप्रीसिएशन FOH। को मसला बहुत आसान पर्चा है ये, ऐसे ही लोगों ने बातें बनाई हुई हैं, बहुत आसान पर्चा है, सचमुच कह रहा हूँ, ऐसे शक्लें ना बनाओ, सचमुच कह रहा हूँ। वो क्या, वो भी यही कहते, अच्छा जी, कौन वो भाई, ओके नाउ 15। अच्छा इधर देखो, इधर देखो, ये क्या है भाई, गर्मी नहीं लगती मजदूरों को, ये पंखे लगे हुए हैं, हर डिपार्टमेंट में 3 बड़े बड़े पंखे लगे हुए हैं, ठीक है, यहाँ पे बत्तियां शतियां भी लगी हुई हैं, अंधेरे से थोड़ी काम करना है उन्होंने। तो ये सब के सब क्या खर्चे हैं, डायरेक्ट मटेरियल नहीं है, डायरेक्ट लेबर नहीं है, ये फैक्ट्री के खर्चे हैं। तो फ्यूल एंड पावर के साथ इलेक्ट्रिसिटी आ जाती है, फ्यूल पावर जो है वो बड़ी मशीनों के लिए जो बिजली इस्तेमाल होती है वो, और इलेक्ट्रिसिटी जो छोटी मोटी बत्तियां AC पंखे चलाने के लिए, ठीक है। उसके बाद अगर आपने कोई इंश्योरेंस करवा रखी है प्लांट एंड मशीनरी की, अपने फैक्ट्री वर्कर्स की, बिल्डिंग की, तो इंश्योरेंस क्या है, ये भी क्या, डायरेक्ट मटेरियल नहीं है, डायरेक्ट लेबर नहीं है, फैक्ट्री का खर्चा है, तो कहाँ डाल दोगे। तो आसान बात है, मुश्किल नहीं है, ठीक है। ये अब राउंड फिगर बन तो रही, इसको 10 कर देते हैं। हाँ जी, अब मुझे बताओ इस डब्बे का टोटल क्या बना, इस डब्बे का जी 80, गुड, राउंड होगी ना फिगर 80। अब ये बच्चों 3 अदद कॉस्ट है, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, इन दोनों को मिलाएं तो क्या बनता है, प्राइम कॉस्ट, ठीक है। और फिर FOH, इसको भी ऐड कर दें तो ये मिलकर बनती है टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, ठीक है जी। इसको क्या कहते हैं जी, टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट कह देता हूं मैं, टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट। ओके, कितना बना जी, 200 तुसी, जी 200 तुसी। मैंने कब कहा, मैं तो कहना ही नहीं चाहिए, मैं कौन। अच्छा जी, अब मैंने ना आपको बातों बातों में मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट सिखाना शुरू कर दिया हुआ है। आपने इंट्रो में जो मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट पढ़ा था, क्या उसका फॉर्मेट ऐसा ही नहीं था, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, FOH, तो टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट, इसमें कुछ एडजस्टमेंट होती थी, कोई इन्वेंट्री की टाइप्स पड़ी हुई हैं, रॉ मटेरियल अनयूज्ड है तो क्या है मेरे दोस्त, क्या है अनयूज्ड रॉ मटेरियल, क्या है इन्वेंट्री, अनयूज्ड रॉ मटेरियल क्या है, जो यूज हो गया वो एक्सपेंस, जो बच गया वो, अच्छा फिनिश गुड्स बन गई, बनकर अभी बिकी नहीं, तो जब तक बिकी नहीं है तब तक क्या है, इन्वेंट्री ऑफ फिनिश गुड, अगर बिक गई तो क्या बन जाएंगी, एक्सपेंस, उस एक्सपेंस का नाम क्या होता है, कॉस्ट ऑफ सेल्स। जब चीज बिक जाती है तो उसको हम क्या कहते हैं, अब ये इन्वेंट्री नहीं रही, अब ये सेल हो गई, तो ऊपर इनकम आ गई और नीचे उसकी कॉस्ट ऑफ सेल, उसको वो एक्सपेंस बना देते हैं इन्वेंट्री को, ठीक है। इसी तरह से एक आधा तीतर आधा बटेर भी होता है, किसी ने सुना हो नाम, वर्क, सुना हुआ था, बस आपको पता नहीं था कि आपको पता है। मैं असल में आपको ज्यादातर बातें वो बताया करूंगा कि जो आपको पता है, पर आपको पता नहीं है कि आपको पता है। अच्छा चले, तो वर्क इन प्रोसेस, वर्क इन प्रोसेस का मतलब क्या है कि ना तो वो चीज मटेरियल है ना वो फिनिश गुड्स है, काम चल रहा था, देखो ना, किसी एक वक्त में तो हमने पीरियड एंड करना है ना, वो मंथ एंड हो, वो क्वार्टर एंड हो, वो ईयर एंड हो, जहां पर हमने कोई पीरियड एंड करना है तो हम उसी वक्त की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनती हैं तो किसी एक पीरियड एंड के ऊपर बनती हैं, ठीक है। तो हमने जब कोई अपना पीरियड एंड किया तो एक प्रोडक्शन प्रोसेस तो कॉन्टिन्यूस चल रहा होता है, ये थोड़ा ही है कि ईयर एंड अगर मेरा 31 दिसंबर है तो 31 दिसंबर की शाम को सारी फैक्ट्री बंद हो जाएगी, लो जी ईयर एंड होने लगा है, बल्कि उससे पहले ही एक गाड़ी जो है वो बनना शुरू होने लगी थी, हमने कहा नहीं ईयर एंड आ रहा है यार, ना ये रॉ मटेरियल रहेगी ना ये फिनिश गुड्स रहेगी, एक हफ्ता पहले प्रोडक्शन बंद कर दी, क्यों जी, हो नहीं जी, या तो रॉ मटेरियल हो या फिनिश गुड्स हो, ऐसा तो नहीं ना होता, प्रोडक्शन प्रोसेस तो लगातार जारी है, चल रहा है। तो कुछ चीजें, कोई गाड़ी ऐसी होगी, मिसाल के तौर पर एक गाड़ी है हमारी जो इस वक्त
असेंबली डिपार्टमेंट है, असेंबली डिपार्टमेंट के अंदर ये गाड़ी है मौजूद, असेंबल हो रही है, ये गाड़ी है, ऐसे ही कर देते हैं ज़रा है। चलो ये वाली बना देते हैं, हैचबैक नहीं बनाते हैं भाई। ये गाड़ी है, ये क्या है बोलो, ये गाड़ी है, ये गाड़ी है। अभी इसका एक टायर लग गया है, दूसरा भी लगना बाकी है, ठीक है। अभी इसके ये फ्रेम तो बन गया है लेकिन अभी शीशे नहीं लगे, ठीक है। अभी यहाँ के दरवाजे लग गए हैं, पेंट भी नहीं हुआ, ठीक है। तो ये इस तरह से कोई अधपुजद्दा काम हुआ है। अब ये ना तो मटेरियल रही है, रॉ मटेरियल स्टोर में पड़ी हुई चीज़ें भी नहीं है, और ये अभी तक फिनिश होकर, ये फिनिशिंग डिपार्टमेंट हमारा अभी यहाँ पे पहुंची नहीं है। यहाँ फिनिशिंग डिपार्टमेंट में आएगी, यहाँ पे पेंट शेंट होगा, सुर्खी पाउडर लगाएंगे इसको, और उसके बाद फिर ये फैक्ट्री से निकाल कर शोरूम में खड़ी कर देंगे, वहां से ये बिक जाएगी। अब ना तो ये रॉ मटेरियल है, ना ही ये फिनिश गुड्स है, तो ईयर एंड आ गया। तो ये भी एक टाइप ऑफ इन्वेंट्री है जो हमारे पास मौजूद होती है, जिसको देखिए इन्वेंट्री क्या है। इन्वेंट्री क्या है, हमने कोई खर्चा किया है, अभी वो सेल होकर फायदा इसने नहीं दिया। जैसे आप कोई चीज बनी बनाई खरीद लें, आपकी इन्वेंट्री, हालांकि आपका तो खर्चा हुआ है, आपने एसेट क्यों बनाया हुआ है कि ये बिक कर आपको फायदा देगा। इंटर में पढ़ते होंगे आप, इन्वेंट्री क्या है, एक ऐसा रिसोर्स जो फ्यूचर में आपको फायदा देगा। कैसे, बिक के, ठीक है। अब ये फ्यूचर में बिक के फायदा देगी, ये भी बिक कर फायदा देगी, लेकिन अभी इस पे कुछ कॉस्ट लग चुकी है, कुछ कॉस्ट लगना बाकी है, कुछ कॉस्ट लग चुकी है, कुछ कॉस्ट लगना। तो इसका मतलब यह हुआ कि किसी मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न के अंदर 3 तरह की इन्वेंट्रीज हुआ करती हैं। ये शायद हम इन्वेंट्री के टॉपिक में पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ इन्वेंट्री, ठीक है जी। एक होती है रॉ मटेरियल इन्वेंट्री। रॉ मटेरियल इन्वेंट्री किसे कहते हैं जी, वो मटेरियल जो हमने खरीदा प्रोडक्शन करने के लिए, लेकिन अभी वो अनयूज पड़ा है। फिर वो चीजें जो बन गई और बनकर आपके वेयर हाउस में, आपके शोरूम में ट्रांसफर हो गई, उनको क्या कहते हैं जी, फिनिश गुड्स इन्वेंट्री। और एक मैंने कहा आधा तीतर आधा बटेर भी होता है, वो क्या है जी, वर्क इन प्रोसेस इन्वेंट्री, ठीक है जी। तो वर्क इन प्रोसेस इन्वेंट्री जो है, इसकी इंशाल्लाह बहुत तफसील हम देखेंगे जाके प्रोसेस कॉस्टिंग के अंदर, ठीक है जी। ये प्रोसेस की, वर्क इन प्रोसेस इन्वेंट्री की कॉस्ट कैसे निकलती है, ये हम वहां निकालना सीखेंगे, ठीक है जी। ओके, सही है ना। तो फिलहाल हमारी लड़ाई ज़्यादा चलेगी प्रोसेस कॉस्टिंग के आने तक। रॉ मटेरियल इन्वेंट्री ये रॉ मटेरियल के चैप्टर में आया करेगी। फिनिश गुड्स इन्वेंट्री बनी बनाई चीज़ें हुआ करेंगी कंप्लीट। खैर एनीवेज मैं बात कर रहा था आपसे मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट की। अच्छा, अगर आप सीनियर्स से पूछें तो मैं पहले भी मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट करवाया करता हूँ, यहीं पे ही करवाता हूँ, क्योंकि आप देखें ना एक बड़ा लॉजिकल सा सीक्वेंस है। मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट मैं वैसे एडिशनल बेसिक्स में करा दिया करता था, लेकिन आईकैप ने अभी जो नई स्कीम के अंदर सिलेबस की चेंजेस की हैं, तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग के सिलेबस में ऐसा चेंज नहीं आई। हाँ, कुछ चीज़ें किताब के अंदर उसने ऐड ऑन की हैं। अब मज़े की बात है, वो पहले से हम कर रहे थे, अच्छा हो गया ज़रा उसने भी बीच में इनको ऐड कर दिया, चीज़ें आई। जैसे मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट है, अब मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट के टोटल 4 सवाल हैं आईकैप की किताब के अंदर, 2 ज़रा आसान वाले, 2 ज़रा मुश्किल वाले। मैंने अपने दोस्तों से, कलीग्स वगैरह से डिस्कशन की इस बारे में कि मैं तो बेसिक्स में ही कराऊंगा, तो उनका एक रिजर्वेशन ये था कि बेसिक्स को बच्चे कहते हैं कि ये कुछ नहीं है, चैप्टर नहीं है ना, ठीक है, तो इसलिए वो नहीं करेंगे इसके अंदर। मैंने कहा कोई नहीं, इसका हल मेरे पास है। 2 आसान वाले बेसिक में डाल दिए, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट समझा दूंगा, 2 मुश्किल वाले इन्वेंट्री के चैप्टर में कर लेंगे, ताकि आपको पता हो के, और चूंकि नई चीज़ उसने ऐड किया है तो एक्सपेक्ट भी कर सकते हैं आप कि मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट पहली बार आया, आज से पहले तो था नहीं यहाँ पर, तो इन्वेंट्री के चैप्टर में वो मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट आपसे बनवा सकता है। तो उसने 4 अच्छे से, दो सादे सवाल और 2 ज़रा अच्छे सवाल डाले हुए हैं। तो सादे सवाल बेसिक्स में और अच्छे सवाल इन्वेंट्री के चैप्टर में करेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। मैंने कहा बता दूं, पहले ये एडिशनल होता था काम, अभी एडिशनल नहीं, अभी ये बाकायदा उसने सिलेबस का पार्ट बनाया है, सवाल उसने डाले हैं अपनी किताब के अंदर, ठीक है। तो एक्सपेक्ट भी कर सकते हैं हम क्या आ जाएगा। एनीवेज, बात हो रही थी कि ये टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट है, लेकिन 2 तरह के बिजनेस, जैसे मैंने आपको कहा ना, होते हैं कि एक होता है, 3 तरह के होते हैं वैसे तो, कहाँ गया वो,
टाइप्स ऑफ बिजनेस मैंने कल लिखी थी ना, ये चल भाई, बल्कि इसको इधर ही रहने दें, टाइप्स ऑफ, मैं 2 टाइप्स जरा आपके सामने रखना चाह रहा हूं इस वक्त। अब ये सारा कुछ आपने ना इंट्रो में पढ़ा हुआ है, लेकिन मैंने बुनियाद बनानी है। नो डाउट मैं प्रोडक्ट कॉस्ट आपको पढ़ा चुका हूं, मैं पीरियड कॉस्ट की भी डेफिनेशन पढ़ाऊं, आगे चल सकते हैं, लेकिन लॉजिकली चीज़ों को समेट कर चलते रहें, ठीक है ना। अभी एक फैक्ट्री में घुसे हैं तो थोड़ा सा जरा सीख तो लेना, प्रोडक्शन प्रोसेस कैसे चल रहा है, सारी बातें कैसे हो रही हैं, ठीक है। अब टाइप ऑफ बिजनेस में मैंने कहा 2 तरह के बिजनेस नॉर्मली आपको टेस्ट किए जाते हैं, आपके सामने आप पढ़ के भी आए हैं। तीसरा भी है, वो बड़ा सिंपल है। तो फिलहाल मैं बात कर रहा हूँ ट्रेडिंग बिजनेस और मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस की। इन दोनों में फ़र्क कहाँ पे है ये आपको बताने लगा हूँ। ये आपने पढ़ा हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि आपने पढ़ा हुआ है। एक बार तो मैं भी बताऊंगा ना, है जी। तो ट्रेडिंग बिजनेस, ट्रेडिंग अकाउंट याद है? ट्रेडिंग अकाउंट कैसे बनता था? मतलब मैंने ट्रेडिंग अकाउंट का लफ्ज इस्तेमाल किया, वो होगा नहीं, वो बचपन में हो गया जो हो गया। ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट याद है? वो यूं शुरू में कहा जाता था। ट्रेडिंग अकाउंट कहते हैं सेल लेस कॉस्ट ऑफ सेल, जीपी तक को। खैर अब वो नाम इस्तेमाल नहीं होगा, लेकिन मैं जरा बचपन याद करा रहा हूं आपको। तो सेल्स लेस कॉस्ट ऑफ सेल्स। अच्छा चलो, तो मैंने कहा जी ट्रेडिंग अकाउंट में बना लेता हूँ यहाँ पे कि ट्रेडिंग बिजनेस अगर हो तो उसके अंदर P&L इस तरह से बनाया करते थे आप, कि आप कहते थे जी सेल्स है लेस इसमें से होंगी कॉस्ट ऑफ सेल्स। अच्छा, कॉस्ट ऑफ सेल्स में क्या आया करता था? कुछ याद है? कॉस्ट ऑफ सेल्स में क्या आता था? कॉस्ट ऑफ सेल्स में क्या आता था? ओपनिंग स्टॉक। गुड गुड, ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक ऑफ व्हाट? रॉ मटेरियल ना। कहां से आया रॉ मटेरियल? ट्रेडिंग बिजनेस के पास कहां से आया रॉ मटेरियल? ट्रेडिंग बिजनेस तो खरीदता है बनी बनाई चीजें और बेच देता है। ये बेसिक्स बहुत जरूरी हैं। अभी जैसे इन्वेंट्री वैल्यूएशन के चैप्टर में जाओगे तो वहां पे ये 2 तरह के बिजनेस ही होंगे। कभी वो फिनिश गुड्स खरीद रहा होगा और कभी वो रॉ मटेरियल खरीद रहा होगा, और आपसे कहेगा जर्नल एंट्रीज कर दो, आपसे सारा काम आगे वो ये करवा रहा होता है, ठीक है ना। तो ये दोनों तरह के बिजनेस बेसिक्स बनाकर चलें ध्यान से, ठीक है ना। अच्छा, ओपनिंग स्टॉक ऑफ व्हाट? ओपनिंग स्टॉक ऑफ व्हाट? फिनिश गुड्स। ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद परचेजेस में अगर इसको यूं लिख दूं, टोटल परचेज कॉस्ट लिख सकता हूं, लिख दूं टोटल, ऐड कर देते थे हम इसके अंदर टोटल परचेज कॉस्ट, क्योंकि हमने चीजें खरीदी हैं तो हम परचेज करने की कॉस्ट, टोटल कॉस्ट लेकिन लेते थे। ये आपको याद होगा कि आप यहां पर डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल खर्चे भी ऐड कर दिया करते थे। आपने मटेरियल खरीदा, 100 रुपए का मटेरियल खरीदा, 5 रुपए उसको लाने का किराया पड़ गया, रास्ते की इंश्योरेंस 2 रुपए कर लिया आपने, 3 रुपए आपने इंस्पेक्शन के ऊपर लगा दिया, तो 110 में आपको मटेरियल पड़ा। को डायरेक्टली एट्रीब्यूट और नॉन रिफंडेबल टैक्सेस याद आ रहा है? कुछ कुछ करेंगे इस चैप्टर में जाके, करेंगे इंशाल्लाह, परेशान नहीं होना, ठीक है। जाएंगे तफसील से हर चीज लिखेंगे। फिलहाल तो मैं जरा ऐसे बस ओवरव्यू दे रहा हूं आपको, ठीक है। तो टोटल परचेज कॉस्ट लेस क्लोजिंग स्टॉक फिनिश गुड्स का। अब मिसाल के तौर पे मैं कहता हूं जी, मेरे पास ओपनिंग स्टॉक 5 मिलियन का पड़ा था, मैंने चीजें खरीदी हैं जनाब कोई 252 मिलियन की, और मेरे पास इस वक्त अनसोल्ड जो है वो तकरीबन जो है वो 12 रुपए का स्टॉक पड़ा है, ठीक है जी। तो इस डिब्बे का टोटल बताएं, डिब्बे में डिब्बा, डिब्बे में केक, मेरे स्टूडेंट्स, ठीक है 2 4 500 में एक, अच्छा नहीं लाखों में एक जी, हाँ जी 240। अब दिस इज कॉस्ट ऑफ सेल, ठीक है। और यहाँ पे मैंने कहा जी सेल, मिसाल के तौर पे सेल जो है वो 385 रुपये सेल्स है, तो सेल्स में से कॉस्ट ऑफ सेल माइनस कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा। आई कैप ने बाकायदा ये सवाल भी अब डाला इस तरह का, यानी 2 जो अच्छे सवाल है ना, उनमें एक में तो उसने सिर्फ क्या कहा हुआ है मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनाओ, और एक में उस यहाँ तक गया है कॉस्ट ऑफ सेल निकाल के दो, तो पता होना चाहिए चीज़ों का, ठीक है। जब मौका आएगा मैं इंशाल्लाह इधर वापस आऊँगा। ये इस तरह चीज़ें इसीलिए मैं 1 नोट पे लिखता हूँ, बोर्ड पे नहीं लिखता, ताकि वक्त ज़रूरत सनद रहे और काम आए। मतलब रिवाइज कराना पड़ता है ना, जब मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट पे जाएंगे मैं वापस बेसिक्स पे आऊँगा, मैं कहूँगा यार ये देखो किया था ना, याद आ जाएगा आपको देखते साथ ही। खैर अभी भी करना है, 2 सवाल यहाँ पे करेंगे,
सादे वाले, और बुनियाद बना लेंगे, अच्छा हाँ ये प्रोडक्शन प्रोसेस, अच्छा ये मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, अच्छा ये कॉस्ट इसके अंदर, ये प्रोडक्ट कॉस्ट, फिर उसके बाद अच्छा सवाल भी दो वो भी कर लेंगे, ठीक है। तो ग्रॉस प्रॉफिट कितना आ गया, ग्रॉस प्रॉफिट। अच्छा, अब ग्रॉस प्रॉफिट में से माइनस क्या किया करते हैं हम, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, मतलब सेलिंग एक्सपेंस, एडमिन एक्सपेंस, फाइनेंस कॉस्ट है सेलिंग एडमिन फाइनेंस सेलिंग है। ओ अच्छा, पीरियड कॉस्ट वहां पे जाती हैं, फैक्ट्री से बाहर कॉस्ट ऑफ सेल माइनस कर दी, जीपी निकल आया, उसके बाद कोई सेलिंग है, एडमिन है, फाइनेंस कॉस्ट है तो बिजनेस का ही खर्चा, पर प्रोडक्ट की कॉस्ट नहीं थी, पीरियड कॉस्ट है। टोटल प्रॉफिटेबिलिटी निकालते हुए तो इसको एक्सपेंस बनाएंगे, पर ये फैक्ट्री से बाहर का खर्चा है, इसलिए कॉस्ट ऑफ सेल में नहीं आया, ठीक है, सही है। चलो फैक्ट्री बोल गया, मतलब ठीक है, अभी प्रोडक्शन नहीं ना किया, प्रोडक्शन भी कर लेते हैं, ठीक है। दूसरा बिजनेस कौन सा होता है जी, तो इसके बाद में वैसे लिख देता हूं, माइनस करते होते हैं हम इसमें से क्या, मैं लिख दूं अगर आप कहें तो डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस, एडमिन एक्सपेंस है, तो डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस, सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन लिख देता हूं, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस, फिर लेस कर दें इसमें से एडमिन एक्सपेंस, लेस कर देंगे इसमें से, और कल जो बात शुरू की थी, असल में कल बात ऐसी मैंने छेड़ दी थी, ताकि मैंने कहा घर जाके सोचते तो नहीं थोड़ा बहुत, अगर किसी को पढ़ाई की सोच आती हो घर पे जाके तो सोचे तो सही ना, कुछ ऐसी बात है जी। लेस कर दें इसमें से फाइनेंस कॉस्ट, बस ठीक है, अदर इनकम अदर एक्सपेंसेस भी होते हैं, फिलहाल छोड़े, फाइनेंस कॉस्ट, ठीक है जी। तो हम कहाँ पे पहुंच जाते हैं जी, नेट प्रॉफिट, ठीक है। तो सेलिंग एक्सपेंसेस, लेट से मैं कहता हूँ जी मेरे थोड़ा इसको तमीज़ के दायरे में ना ले आए, अच्छा जी। तो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस हैं, लेट से हमारे बिजनेस के ऐसे ही जनाब 22 रुपये का ये आ गया, एडमिन एक्सपेंस जो है वो 38 रुपये के आ गए, फाइनेंस कॉस्ट भी जो है वो कोई 10 रुपये की फाइनेंस कॉस्ट आ गई, तो कितना प्रॉफिट आ रहा है जी। तो देखो प्रॉफिट तक तो पहुंचना है, ये बिजनेस का प्रॉफिट तो 70 ही है, पर देखो चीज़ बनाने या ख़रीदने की कुछ कॉस्ट होती हैं, और फिर वो बन जाए या ख़रीदी जाए तो उसके बाद उसको बेचने की भी कुछ कॉस्ट होती हैं, और कुछ ऐसे ही सपोर्ट सर्विसेज की कॉस्ट होती हैं। तो बेसिकली मैंने अभी तक आपको मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट इस कॉन्टेक्स्ट में जो भी सामने आपके बात चलाई है, इसमें मैंने अभी तक आपको मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट नहीं बनवाया, ठीक है। हाँ, टोटल परचेज कॉस्ट जो है, टोटल परचेज कॉस्ट जो है, इसको मैं अगर कह दूं ना कि जी ये वर्किंग वन में मैं बना रहा हूं, तो मैं वर्किंग वन क्या करूंगा, मैं वर्किंग वन ये करूंगा, टोटल परचेज कॉस्ट, दो चीजें लिख देते हैं ना, टोटल परचेज कॉस्ट में मैं कहता हूं जी परचेज प्राइस, इनवॉइस वैल्यू वगैरह वगैरह, ऐसे ही है ना, ये कितना है 252 करना है ना। तो मिसाल के तौर पे 235 रुपये परचेज किया था हमने, उसके बाद कोई नॉन रिफंडेबल टैक्सेस आ गए, लेट से 5 रुपये के, उसके बाद कोई कैरेज आ गया, ट्रांसपोर्टेशन लिखता हूँ, कैरेज ज़रा बच्चों वाला लफ्ज़ है, ट्रांसपोर्टेशन अब बड़े हो गए हैं आप, ट्रांसपोर्टेशन आ गई, लेट से 7 रुपये की, कोई इंश्योरेंस इन ट्रांजिट आ गई, सिर्फ इंश्योरेंस इन ट्रांजिट याद है ना, ये इस चैप्टर में जाके इंशाल्लाह तफसील से ये दोबारा लिखेंगे चीज़ें, टेंशन नहीं लेनी है आप, मैं सिर्फ आपको बात पूरी करने का दिल करता है मेरा, जब भी कोई बात हो, सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट कहाँ पे हवा में कहीं पे फिर रहा है, नहीं भाई, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट क्या चीज़ है, कहाँ पे बन रहा है, कहाँ पे जाके फिट होगा, पता तो होना चाहिए, ठीक है। तो कितना बनाना था, 252 बनाना था, तो बैलेंसिंग डाल दो यार, 5 हो गया पूरा, तो 252, ठीक है जी। ये कुछ समझ आई बात, ये मैकेनिज्म होता है, ठीक है। अच्छा, अब अगर हमारा बिजनेस ट्रेडिंग बिजनेस नहीं है बल्कि मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है, तो कहां पर चेंज आएगा, मुझे पहले ही बता दो, पहले ही दस दो मैंने, बताओ जी बताओ। अगर मेरा बिजनेस ट्रेडिंग नहीं मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है, तो बता दो जल्दी से बता दो, कहां पे चेंज आना है जी। हाँ, बनी बनाई चीजें नहीं खरीदेंगे,
बल्कि हम चीज़ों को खुद बनाएंगे, हम मटेरियल खरीदेंगे और उस पर कन्वर्जन कॉस्ट इनकर करेंगे, लेबर और ओवरहेड। किसे कहते हैं जी? कन्वर्जन कॉस्ट किसे कहते हैं? ये बातों बातों में ना चीज़ें सिखा रहा हूँ जो सारे सीएमए में चलनी होती है, ठीक है ना। तो खैर ये जो है ना, ये परचेज नहीं करेंगे, ये हम क्या करेंगे, ये प्रोड्यूस करेंगे। टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट यहाँ पे आएगी, इसको कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड भी कह सकते हैं, ठीक है। तो टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट, ठीक है, टोटल और टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट, ठीक है। अब ये डिफरेंट सवाल है मेरा, ठीक है, मैं ये डेटा बदल लेता हूं, ठीक है। अब ये जो मैंने अभी नहीं बनाया, चलो यही मेरा मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनने जा रहा है। आ जाओ भाई, अब बात समझिएगा। ये टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट, इसको आप कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड भी कह सकते हैं, टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट भी कह सकते हैं, ठीक है, कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग भी कह सकते हैं, ओके, टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट भी कह सकते हैं, जो भी कहना है कह लें, बस परचेज नहीं है, प्रोडक्शन खुद कर रहे हैं, ठीक है। अब मसलन मैंने चीजें बनाकर बेची, तो मैंने 525 रुपए की सेल्स की, फिनिश गुड्स का स्टॉक मेरे पास पड़ा हुआ था, लेट से 15 रुपए का ओपनिंग और 18 रुपए का क्लोजिंग, ठीक है जी। उसके बाद ये मेरे सेलिंग एडमिन एक्सपेंसेस आ रहे हैं 10 रुपए, 12 रुपए, 4 रुपए वगैरह वगैरह। अब सिर्फ एक चीज मुझे चाहिए, सवाल मेरा पूरा हो जाएगा, वो चीज क्या है? टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट। और टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट मेरी कितनी है? नहीं। अब मैं यहां पर एक चीज चेंज कर दूं, ठीक है, ये टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट कह सकते हैं, इसको टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट कह लें, लेकिन ये प्रोडक्शन हो नहीं गई अगर मेरी फैक्ट्री के अंदर कुछ वर्क इन प्रोसेस पड़ा है। मुझे यहां पे क्या चाहिए? टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट की बजाय मैं लफ्ज वही लिख रहा हूं, कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड, ठीक है, कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड। जो चीजें मैन्युफैक्चर हो गई हैं मुझे उनकी कॉस्ट चाहिए, ऐसे ही है, कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड। अब जो हमारे पास इस वक्त वर्क इन प्रोसेस है, क्या वो मैन्युफैक्चर हो गई हैं गुड्स? तो क्या वो बन नहीं गई हैं तो बिक सकती हैं? तो ये कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड है नहीं। मैं इसलिए इसका लफ्ज थोड़ा सा बेहतर करता हूं, मैं यहां पर लिखता हूं ये टोटल फैक्ट्री कॉस्ट है। क्या जी? टोटल, यहां पे क्या लफ्ज इस्तेमाल कर लिया करेंगे? टोटल फैक्ट्री कॉस्ट। भाई फैक्ट्री में तो ये सारी कॉस्ट इनकर हो चुकी ना, 25 का मटेरियल, ये 125 का मटेरियल, 75 की लेबर, 25 की ये सारे खर्चे, 12-18 ये 80 रुपए के एफर्ट्स लग चुके हैं ना, ये इस पीरियड में खर्चा हो चुका है। क्योंकि मैंने कहा था यहां पे हमने क्या लेना है? डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड, ठीक है, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट जो इनकर हो गई और जो एफर्ट्स इनकर हो गए। अब फैक्ट्री में तो ये कॉस्ट लग चुकी है, लेकिन ये जितनी गुड्स मैन्युफैक्चर हुई हैं उनकी कॉस्ट नहीं है। कुछ चीजें इसमें से मैंने कहा ऐसी हैं जो अभी, हाँ, आधी तीतर आधी बटेर है। तो इस गाड़ी के ऊपर क्या कुछ मटेरियल खर्च हो नहीं चुका? तकरीबन सारा ही लग चुका है, देखा है, थोड़ा सा रह गया होगा, ऐसे ही है। तो इसका मतलब जो रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड हमारे पास आ रहा है ऊपर, उस रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड में ये वाला मटेरियल भी शामिल है। फिर ये गाड़ी यहां से होती होती यहां तक पहुंच गई है, तो ये वाली लेबर भी इस पर काम कर चुकी है, तो कुछ डायरेक्ट लेबर कॉस्ट में भी ऐसी कॉस्ट पड़ी है जो इस पर लग चुकी है। फिर यहां तक पहुंचते पहुंचते इस पर बहुत सारे ओवरहेड्स भी लग चुके हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो हमारी चितकबरी आधी तीतर आधी बटेर गाड़ी है, इस गाड़ी पर जितनी कॉस्ट लगी है, मटेरियल की इसमें शामिल, लेबर की इसमें शामिल, एफओएच की इसके अंदर शामिल है। लेकिन मुझे क्या चाहिए? टोटल कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड। अगर मुझे कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड चाहिए तो फिर मैं यहां से क्या कर दूं? माइनस कर दूं वर्क इन प्रोसेस की कॉस्ट। अगर मैं, और ये सवाल में गिवन होगी, आप नहीं निकालेंगे, ठीक है, ये आपने निकालनी है जाकर प्रोसेस कॉस्टिंग के चैप्टर के अंदर, वो आप आखिरी महीने में कर रहे होते हैं। उससे पहले तक जितना सारा सिलेबस है वर्क इन प्रोसेस अव्वल तो इसके अलावा कहीं आना नहीं है, आएगा भी सही तो कॉस्ट आपको मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट के अंदर वर्क इन प्रोसेस की आपको कॉस्ट गिवन होगी, ठीक है। तो मैं मिसाल के तौर पे कहता हूं जी, मेरा जो है वो वर्क इन प्रोसेस जो है, वर्क इन प्रोसेस क्लोजिंग
क्लोजिंग स्टॉक ही लिखूँ ना, क्लोजिंग स्टॉक, लेकिन ये क्लोजिंग स्टॉक किसका है जी? मटेरियल का है, लेबर का है? नहीं, लेबर का स्टॉक होता नहीं है। देखो जी, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट कैसे निकला करेगी? ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस लेस क्लोजिंग। अब ये क्लोजिंग कौन सा होगा? ये मटेरियल का क्लोजिंग, ठीक है ना? करेंगे सवालों में इंशाल्लाह जा, अभी करते हैं सवाल, बल्कि इसी का सवाल ही करते हैं आगे जाके। अच्छा, तो क्लोजिंग स्टॉक वर्क इन प्रोसेस का मसलन मैं कहता हूं जी ये 22 रुपए, कि ये जो गाड़ी आपको नजर आ रही थी ना आधी, इसके ऊपर मटेरियल जितना लग चुका है, लेबर जितनी लग चुकी है, ओवरहेड जितने लग चुके हैं, वो टोटल मिलाकर कितने बनते हैं? 22। अब अगर मैंने 280 में से 22 को माइनस कर दिया, ठीक है, तो बाकी क्या बचा? ये 268 को मैं कह सकता हूं, 258 को मैं कह सकता हूं ये कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड है। देखो ना, अगर आपने जो भी मैन्युफैक्चर नहीं हुई उस पर लगने वाली कॉस्ट फैक्ट्री के अंदर इस पीरियड में जितनी कॉस्ट इनकर हुई है उसमें से माइनस कर दी, तो बाकी क्या बचेगा? बाकी क्या बचेगा? वो कॉस्ट जो चीजें मैन्युफैक्चर हो चुकी हैं उनके ऊपर लगी है। तो इसको मैं कह सकता हूं कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड, कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड। ओके ओके, एक मिनट यार, इसको ना जरा, मेरा दिल है पूरा लिखूं, मैन्युफैक्चर्ड, च्यूरेड भी लिखना है, मैन्युफैक्चर, फिर भी पूरा नहीं आ रहा है, मैन्युफैक्चर्ड। मैं ये अल्फाज लिखना चाह रहा था, क्यों? ताकि आपको बताओ जो मैन्युफैक्चर हो चुकी, प्रोड्यूस हो चुकी, जो चीजें मैन्युफैक्चर हो चुकी हैं, प्रोड्यूस हो चुकी हैं, ये उनकी कॉस्ट 258। गॉट इट? और सही है? सही है। अब ये कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड आ गए, यहीं पर ही हम कॉस्ट ऑफ सेल निकाल सकते थे, प्लस ओपनिंग फिनिश गुड लेस क्लोजिंग करके, लेकिन नहीं किया। ठीक है, मैंने अज्यूम किया अपनी इस एग्जांपल के अंदर कि मेरा ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस 0 है। क्या ओपनिंग भी हो सकता है? क्या ओपनिंग हो सकता है? ओपनिंग हो सकता है पिछले पीरियड का, साल नहीं कहना चाहिए, महीने का भी बना सकते हैं हम, 3 महीने का भी, 6 महीने का भी, पीरियड कह सकते हैं। ठीक है, पिछले पीरियड का क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस इस पीरियड को ओपनिंग बन सकता है। यानी मसलन चलो इस साल ओपनिंग नहीं था, इस पीरियड में ओपनिंग नहीं है, ये क्लोजिंग जो है ये स्टॉक बनाया था ना, तो अगले पीरियड में जाके ऐसे ही सारा मैन्युफैक्चरिंग काउंट बनेगा, टोटल फैक्ट्री कॉस्ट आएगी। अब ये जो पिछले पीरियड का जो क्लोजिंग था वो सबसे पहले इस पीरियड के अंदर कंप्लीट हुआ होगा, वर्क इन प्रोसेस सबसे पहले कंप्लीट हुआ है, मजीद मटेरियल, मजीद लेबर उस पर लगकर, मजीद एफओ लग के कंप्लीट होकर निकल गया होगा। तो इसलिए हमेशा आपने, ये तो वैसे भी रूल है, ओपनिंग ऐड करते हैं क्लोजिंग लेस, ओपनिंग ऐड करेंगे क्लोजिंग लेस। ठीक है, बहरहाल इस एग्जांपल में तो मैंने ओपनिंग क्या अज्यूम कर लिया? 0। कोई बात समझ आ रही है? अच्छा, ये तो देखा हुआ है ना आपने? नहीं देखा था? जो मैन्युफैक्चरिंग काउंट बनाया था तो ये नहीं आया था, उसमें होता था ना। पता नहीं फिर एंज क्यों बैठे ना, जो बगाने देश से आ गए हो, पता नहीं जिਵੇਂ मैं पता नहीं की कहता है। ओपनिंग स्टॉक वर्क इन प्रोसेस का और ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक वर्किंग प्रोसेस का जब एडजस्टमेंट करेंगे तो टोटल फैक्ट्री कॉस्ट्स में आप जब एडजस्टमेंट करेंगे, वर्क इन प्रोसेस की इन्वेंट्री की एडजस्टमेंट करेंगे, तो आपको कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड मिलेगा। ये कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड आप फिनिश गुड के साथ जब एडजस्ट करेंगे तो आपको कॉस्ट ऑफ सेल मिल जाएगी। अब बात समझ आई है? दोनों में फर्क क्या है समझ आया है? ट्रेडिंग बिजनेस में कॉस्ट ऑफ सेल्स निकालने के लिए आपको ओपनिंग क्लोजिंग फिनिश गुड्स की एडजस्टमेंट किसमें करनी पड़ती है? कॉस्ट ऑफ परचेज, टोटल कॉस्ट ऑफ परचेज में। जबकि मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में आप चीजें खरीदते नहीं है, बनाते हैं, तो चीजें बनाने की जो कॉस्ट होती है, कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड जो होती है, वो आपकी मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट के जरिए से निकलती है। तो बेसिकली मैंने ये क्या बनाया, बातों बातों में मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट। ठीक है जी, तो ये गपशप में बन गया, मेरा कोई प्लान नहीं था वैसे आज इसको बनाने का। एक तो ये बड़ा मसला होता है, सोच के कुछ आता हूँ, आगे हो कुछ जाता है आप लोगों की क्लास के अंदर, लेकिन वो जो आमद होती है ना, वो फिर मजा आता है उससे, है ना जी। चले ले जी, अब बता दें टोटल आंसर क्या आया? ये 255 आ गया, उसके बाद 240, ये ग्रॉस प्रॉफिट बताओ ना, 270, और ये आ गया 240। श्योर? ओके, ठीक है। लो जी, तो ये दोनों चीजों में फर्क, वो जरा जगह कम पड़ जानी थी इसलिए मैंने इसको जरा साइड पे जाकर
इस तरफ कर दिया। नजर आ रहा है या इसको थोड़ा सा बड़ा करें? इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। अच्छा जी, अब इसमें ना 2-4 छोटी छोटी बस बातें हैं, ठीक है, वो इंशाल्लाह समझ आ जाएंगी। तो ये टॉपिक असल में तो इन्वेंट्री, अब इन्वेंट्री वैल्यूएशन में उसने डाल दिया है बाकायदा, लेकिन हमने इसको यहाँ से करना शुरू कर दिया है। उस उधर जाकर भी करेंगे, ऐसा नहीं कि वहाँ पे जाके नहीं करेंगे, करेंगे इंशाल्लाह वहाँ जाकर। ठीक है, समझ आती है? अच्छा, बस अब एक जो चीज़, 2 चीज़ें यहाँ पर बता दूँ तो मेरे ख्याल में कोई मसला होने वाला नहीं है। आपको सवालों के अंदर बस फिर वो ये करेगा, एक कॉस्ट इकट्ठी दे दिया करेगा, उसमें कहेगा इतनी डायरेक्ट लेबर है, कितनी इनडायरेक्ट लेबर है, इतना मटेरियल जो है वो डायरेक्ट है, इतना इनडायरेक्ट है, इस तरह की बातें करेगा। यूं कह देगा जी ये खर्चा है, इसमें से इतना जो है वो कुछ, वो आपको सही घुमाएगा इसमें भी कि वो ढेर सारी कॉस्ट देगा, कुछ उसमें से प्रोडक्ट होंगी, कुछ पीरियड होंगी। पहली तो ये क्लासिफिकेशन करनी पड़ेगी आपको, रिक्वायर क्या किया गया है। आपसे कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड सिर्फ मांगी है तो आपके लिए रेलेवेंट सिर्फ यही कॉस्ट है, इनको इग्नोर करना होगा। और अगर कॉस्ट ऑफ सेल तक जा रहा है, बल्कि इवन कॉस्ट ऑफ सेल तक भी जा रहा है, तो सिर्फ यही कॉस्ट रेलेवेंट होगी। और अगर वो आपसे नेट प्रॉफिट की तरफ तक लेके जा रहा है तो फिर ये कॉस्ट भी रेलेवेंट हो जाएगी। ये क्लासिफिकेशन भी समझना जरूरी है। फिर इन क्लासिफिकेशन के बाद ये क्लासिफिकेशन समझना भी जरूरी है, क्योंकि अगर आपसे मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनवाएगा तो फिर वो ये क्लासिफिकेशन करवाना चाह रहा होगा आपसे कि डायरेक्ट मटेरियल क्या है, डायरेक्ट लेबर क्या है और एफओएच क्या है। तो ये क्लासिफिकेशंस इसलिए जरूरी है। प्रोडक्ट कॉस्ट, पीरियड कॉस्ट, कॉस्ट कुछ समझ आया थोड़ा सा? ठीक है। अच्छा, 2 बातें इसके अंदर बस ऐड कर दें। वो 2 बातें क्या हैं? ये जो डायरेक्ट लेबर कॉस्ट आपने लेनी है, तो ये बेसिकली क्या करना होता है, आपने इसको आपने लेना होता है डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड। डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड आपने लेना है। और कंज्यूम्ड कैसे निकला करेगा? ओपनिंग स्टॉक किसका? रॉ मटेरियल का। फिर प्लस करेंगे आप टोटल परचेज कॉस्ट, क्योंकि मटेरियल तो आप नहीं ना बना रहे होते, तो ये वहीं पर ही कहानी। यानी मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न में भी आपने बाहर से कुछ खरीदना होता है, पर वो क्या होता है? फिनिश गुड्स नहीं खरीदनी होती इसकी तरह से। ये फिनिश गुड्स खरीदी थी, वहां पे रॉ मटेरियल खरीद रहे हैं। फर्क सिर्फ क्या पड़ेगा, हमने टोटल परचेज कॉस्ट में परचेज प्राइस, यहाँ पे फिनिश गुड्स खरीदी थी, वहां पे रॉ मटेरियल खरीद लेंगे। किराया उसमें भी पड़ना है, टैक्स इस पे भी पड़ सकता है, इंश्योरेंस की भी करा सकते हैं, सब कुछ वैसा ही होना है। फिनिश गुड्स खरीदे या, सही है ना? तो ये सवाल के अंदर आपको दे सकता है। एनीवेज, टोटल परचेज कॉस्ट किसकी? भाई रॉ मटेरियल की, और किसकी? और लेस कर देंगे आप इसमें से क्लोजिंग स्टॉक, किस चीज का? तो क्या आ जाएगा आपके पास? हाँ देखें, अगर आप फिनिश गुड्स, ओपनिंग फिनिश गुड्स लेस, मैं मिसाल ले लेता हूँ कि जी ओपनिंग स्टॉक हमारा था जी इधर 13 रुपए का, हमने खरीदा जनाब कोई 150 रुपए का स्टॉक। माइनस जरा करवाना, मुझे क्या चाहिए यहाँ पे पता है ना, 125 चाहिए मुझे। कितना स्टॉक पड़ा हो? 38 का क्लोजिंग रॉ मटेरियल पड़ा है। ये मिसाल के तौर पे सवाल में गिवन होगा ना, ठीक है? तो बताना ये चाह रहा हूं आपको, रॉ मटेरियल ओपनिंग प्लस परचेज ऑफ रॉ मटेरियल लेस क्लोजिंग रॉ मटेरियल करेंगे तो रॉ मटेरियल क्या आ जाएगा? कंज्यूम्ड। ये रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड असल में एक्सपेंस है, जो कंज्यूम नहीं है वो तो एक्सपेंस नहीं है ना। एक और बात जहन में आई थी, पता नहीं निकल गई। अच्छा चले छोड़े। इसी तरह से एक चीज जो है वो यहां पर भी आ सकती है, थोड़ी सी देर जगह बनाता हूं मैं, हालांकि वो सवाल में है नहीं, लेकिन चलो फॉर्मेट तो बन जाएगा ना उसका। ठीक है जी, वो है स्टोर आइटम्स भी तो कुछ होते हैं। स्टोर समझते हैं, स्टोर आइटम्स किसे कहते हैं? तो देखो बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां जो हैं, इनके अंदर आपको पता है, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां हैं, बड़ी बड़ी मशीनें लगी हैं, उसके अंदर आपको छोटी छोटी चीजें चाहिए होती हैं। मशीन जो है उसकी कोई बेल्ट खराब हो गई, कोई नट बोल्ट खराब हो गया, या उसकी कोई ऑयलिंग ग्रीजिंग करनी है, तो अब क्या करेंगे आप फैक्ट्री बंद करके भागे भागे जाएंगे पहले मिस्त्री के पास। स्टोर आइटम्स आपके पास पड़े होते हैं, मोटर्स पड़ी होती हैं, ये इस तरह से बेल्ट्स पड़ी होती हैं, ये ट्यूनिंग का सामान सारा आपके पास पड़ा होता है, नट बोल्ट्स, जरूरत की सारी चीजें स्टोर के अंदर मौजूद होती हैं। तो ये स्टोर आइटम्स, कंज्यूमेबल्स भी इनको कहते हैं। क्या कहते हैं जी? हाँ बात भी याद आ गई, चलो वो दोनों करता हूँ। कंज्यूमेबल्स, क्या जी? कंज्यूमेबल्स। तो ये स्टोर एंड स्पेयर पार्ट्स जो कंज्यूम हो जाए ड्यूरिंग द पीरियड,
वो भी आपकी फैक्ट्री की कॉस्ट है। जो स्टोर आइटम्स फैक्ट्री में कंज्यूम हो जाएं वो भी आपकी क्या है, फैक्ट्री की कॉस्ट है। डायरेक्ट मटेरियल है, डायरेक्ट लेबर है। वो तो चीज में तो मेरे बेंच में तो इनमें से कोई चीज नहीं लगी, लेकिन ये बेंच जिस मशीन में चल रहा है उस मशीन के स्पेयर पार्ट्स पड़े हैं जो हर हफ्ते 10 दिन बाद हमें चेंज करने पड़ते हैं। कुछ वॉशर्स हैं, कुछ रबर्स हैं, ऐसी चीजें होती हैं मशीनों के अंदर जो पीरियोडिकली चेंज करनी पड़ती हैं। खर्चा तो वो भी है, डायरेक्ट मटीरियल नहीं है, डायरेक्ट लेबर नहीं है, तो फिर फैक्ट्री खर्चा कहां जाएगा, FOH। अब नेचर उसकी भी क्या है, खरीद कर लाते हैं बाजार से इकट्ठा, कुछ इस्तेमाल हो जाता है, कुछ नहीं होता। जो इस्तेमाल नहीं होता वो एक्सपेंस तो नहीं बन सकता ना। जैसे आप बचपन में पढ़ के आए हैं, दफ्तर के अंदर स्टेशनरी, आपने 1000 रुपए की स्टेशनरी खरीदी, ठीक है जी, इस पूरे पीरियड के अंदर आपने 700 रुपए की स्टेशनरी यूज कर ली, 300 रुपए की अभी पड़ी है, तो क्या आप 1000 का एक्सपेंस बुक करते हैं? नहीं, 300 का आप कहते हैं स्टेशनरी स्टॉक एसेट बनाओ, बाकी 700 एक्सपेंस जो कंज्यूम हो गया। क्या हो गया जी? तो अब मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न है तो उसने रॉ मटेरियल इस्तेमाल करना है, उसने स्टोर स्पेयर इस्तेमाल करने हैं, लेकिन फिनिश्ड गुड्स इस्तेमाल नहीं करनी, उनको क्या करना होता है, बेचना होता है। इसलिए रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड आएगा, स्टोर स्पेयर पार्ट कंज्यूम्ड आएंगे, ठीक है, जो इस्तेमाल हो गए वो एक्सपेंस। जबकि फिनिश गुड्स जो होती है कंज्यूम नहीं होती, बल्कि वो क्या होती है, सेल होती है, इसलिए वो एक्सपेंस बनती है। तो क्या बनता है, कॉस्ट ऑफ सेल। जबकि ये मटेरियल की इन्वेंट्री होगी, स्टोर की इन्वेंट्री होगी, ये एक्सपेंस कब बनेगी, जब कंज्यूम हो जाएगी। ऐसे ही एक चीज मैंने कहा इधर भी डाल दें, तो वो क्या है जी, स्टोर्स एंड स्पेयर पार्ट्स कंज्यूम, स्टोर्स एंड स्पेयर पार्ट्स कह लें, ठीक है, कंज्यूम्ड, ये भी क्या है, कंज्यूम्ड। ये जनाब इतने नहीं, अब वो बीच में चेंज कर, चलो कर लेते हैं, इसको 8 कर लें, बल्कि इसको 2 कर लें, इसको 8 कर लें, चलो बराबर ही रहा ना। अब ये ऐसे निकलेगा, स्टोर स्पेयर कंज्यूम्ड, बिल्कुल ऐसे ही, स्टोर्स एंड, लो जी मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट हो गया ना, स्टोर्स एंड स्पेयर पार्ट्स कंज्यूम्ड। देखना जरा इधर, सब कुछ सेम। ये मैं वर्किंग ही नहीं किया करूंगा, ये हम ब्रैकेट में कर लिया करते हैं, टाइम बचाते हैं, ठीक है ना। यानी ये यही जो काम आपको नजर आ रहा है, ओपनिंग प्लस परचेज लेस क्लोजिंग करने वाला, ओपनिंग स्टॉक स्टोर्स का, परचेज कॉस्ट किसकी जी, S&S लिख दूं, स्टोर्स एंड स्पेयर पार्ट्स, ठीक है जी, S&S, शबाज शरीफ नहीं है ये, S&S, ठीक है, SS। अब कितना बनाना है, 8 बनाना है, 8। तो यहां पे आ गया जनाब, हमारे पास ओपनिंग में 4 रुपए के स्टोर स्पेयर पार्ट्स पड़े हुए थे, हम जनाब तकरीबन कोई 29 रुपए के खरीद लाए, और ज़्यादा नहीं हो गए, हम ये तकरीबन 19 रुपए के खरीद लाए, 8 बचाने हैं, बोलो 23 में से 8 माइनस करो ना, 15 अभी भी पड़े हुए हैं, ठीक है। इस तरह से डेटा गिवन है, सब कुछ गिवन होगा, ठीक है। तो ये आप उठाकर इधर लिखो। तो ये मैं ऐसे वर्किंग नहीं किया करूंगा, इनकी वर्किंग नहीं करूंगा, बल्कि इनको करना पड़ जाए तो कर लें, कोई मसला नहीं है, पाबंदी थोड़ा ही है। अगर सीधा सीधा डेटा गिवन होगा तो हम क्या करेंगे, हम यहीं पे ब्रैकेट में लिखेंगे ओपनिंग प्लस परचेज लेस क्लोजिंग, पूरे नंबर मिलेंगे। वर्किंग ब्रैकेट में करो, अलग करो, वर्किंग का मतलब आई के तो सारी वर्किंग ही ब्रैकेट में करता है भाई। कब क्लास कब खत्म होनी है, तो ये तो आज एक ही पार्ट चलता गया, एक ही पार्ट ना किया करें यार CMA का, हाँ ठीक है, सही है ना, कि ब्रेक करनी होती है, नहीं करनी होती, ये कंटिन्यूटी ठीक है। अच्छा समझ आ रही है, चलो ठीक हो गया। हाँ होगी बात, वही कंज्यूम्ड वाली बात, ठीक है जी। तो ये अब मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट है जो आपको सिखाना भी था, आपके सिलेबस में भी अब शामिल हो चुका हुआ है, ठीक है। लेकिन असल में तो मैं सिखाने निकला था आपको प्रोडक्ट कॉस्ट और पीरियड कॉस्ट। फिर प्रोडक्ट कॉस्ट के अंदर आपको सिखाने निकला था डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और FOH। और पीरियड कॉस्ट होती हैं सेलिंग, एडमिन, फाइनेंस। लेकिन बातों से बातें निकलती गई और हम अल्हम्दुलिल्लाह एक टॉपिक कर गए, समझो बातों में, ठीक है। यहां तक कोई मसला है तो बताओ, नहीं है तो फिर जरा तशरीफ की टोकरियां लाओ इधर। हमने क्या कुछ पढ़ लिया अभी तक, ये अब आपने घर पे पढ़ना है ना।
सबसे पहले तो आपने चैप्टर 0 पढ़ना है, ये चैप्टर 0 है, ठीक है। अभी तक ये CMA ही लिखा हुआ है, इस C को मैं हटा रहा हूँ। ये आपको अक्सर मिलेगा, इस सेशन में अक्सर मिलेगा, अगले में जाके सेट होगा कहीं। अच्छा, बेसिक्स ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग में मैंने आपको बताया टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस 3 तरह की होती हैं, पढ़ लोगे। अच्छा, ये भी एक इम्पॉर्टेंट बात है, अगर कभी करवा ले तो, करवाया तो नहीं वैसे उसने कभी, फाइनेंशियल अकाउंटिंग और कॉस्ट अकाउंटिंग में क्या फर्क है, रीड ओनली है, एक बार रीड करना है आपने इसको, ठीक है। कोई मसला हो तो मुझसे पूछ लेना है। डिफरेंट कॉस्ट क्लासिफिकेशंस में मैंने आपको प्रोडक्ट कॉस्ट और पीरियड कॉस्ट ये क्लासिफिकेशन पढ़ाई है, ये चलती है यहाँ तक। उसके बाद ये अभी आपको दिखाता हूँ, ये फिक्स्ड वेरिएबल और सेमी वेरिएबल वाला भी एक ऑप्शन है, ये कल करेंगे इंशाल्लाह। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये क्लासिफिकेशन भी है, फिक्स क्या होती है, वेरिएबल क्या होती है। उसके बाद ये मेन बातें बेसिक्स के अंदर जिसको हमने लेके चलना है। फिर जब ये कॉस्ट आ जाती है, फिर सेमी वेरिएबल कॉस्ट को हमने तोड़ना होता है, ठीक है। तो वो हाई लो मेथड यूज़ करते हैं हम उसके लिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर जगहों पे आपका इस्तेमाल होगा। फिर कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं जिनमें ज़रा ये बेसिक कैलकुलेशंस करना सीख लेंगे हम, ताकि इनको यहाँ पर सीख के थोड़ा सा जाएँ, अगले सवालों के अंदर मसला ना हो। ये कैलकुलेशंस आपको हर जगह मिलेंगी, ठीक है। और जैसे मिसाल के तौर पे ये हाई लो मेथड है, वो अक्सर एंड तक मुश्किल से मुश्किल सवालों के अंदर भी हाई लो मेथड आप यूज़ करते हैं, तो बहुत आसान लगता है वो सवाल आपको, क्योंकि वही चीज़ मुश्किल होती है जो हमने अलग से की भी हुई होती है। यहाँ प्रैक्टिस करेंगे, आगे आता भी रहेगा फिर सवालों के अंदर। उसके बाद कितने गया खाना से ये परसेंटेजेस, हाँ ये परसेंटेजेस की कैलकुलेशन है ही मैथमेटिक्स, बेबहा परसेंटेजेस ये आपको आनी चाहिए। परसेंटेज कैलकुलेशन थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे। ये फिर मैंने देखो ना आईकेप की किताब से कॉपी करके डाला है, कलर भी वही है, ठीक है। तो आईकेप की किताब में से ये 2 सवाल मैंने यहाँ पर एक और सवाल रखा हुआ था, वो बेसिकली इंट्रो का पास पेपर था, तो वो वाला पास पेपर आईकेप ने नहीं डाला अपनी किताब में, बल्कि एक और पास पेपर जो मैं पहले टेस्ट में दिया करता था सोया फ्राई के नाम से, वो भी इंट्रो का ही था, वो आईकेप ने अपनी किताब में डाल दिया। फिर मैंने वो वाला सवाल यहाँ से निकाल दिया, शायद किसी टेस्ट में दे दूँ, ठीक है। तो फिर पिछले नोट्स में ढूंढने लग जाना आप, ठीक है ना, बस ये। तो आईकेप के जो टोटल 4 सवाल हैं उसमें से 2 मैंने यहाँ पर रख दिए हैं, ठीक है, और 2 जो है वो मैंने इन्वेंट्री वैल्यूएशन के चैप्टर में कल डाल दिए थे, ठीक है। तो ये दोनों सवाल मैं आपको अभी करवा कर ही जो है वो छुट्टी दूंगा, ठीक है। मतलब एक सवाल कर लेंगे, दूसरा घर पे भी हो सकता है, कोई ऐसा मसला नहीं है, लेकिन ज़रा जल्दी से मैं आपको वो जो पढ़ाया है एक दफ़ा उसको दिखा दूं कि ये हमने पढ़ लिया, ठीक है। तो ये मैं आपको पढ़ा के गया हूँ यहाँ से। प्रोडक्ट कॉस्ट मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में क्या होती है, ये मैंने कल लिखा था, ठीक है। ज़रा मिलती जुलती बात ही उम्मीद है लिखी ही होगी। इन मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशंस, पेज 2 वापस आ गए, अभी तक जो पढ़ लिया है। तो बेसिक्स में ये 4 ही चीजें हमने पढ़नी है टोटल, मेन देखा जाए तो। कॉस्ट क्लासिफिकेशन, अब वो प्रोडक्ट कॉस्ट पीरियड कॉस्ट है, फिक्स वेरिएबल और सेमी वेरिएबल वाली कॉस्ट क्लासिफिकेशन, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट। उसके बाद फिर दूसरी चीज हमने पढ़नी है, जो मेन चीज है हाई लो मेथड, कि अगर सेमी वेरिएबल कॉस्ट हो तो तोड़ना कैसे है, उनको अलग कैसे करना है। फिर परसेंटेज कैलकुलेशंस हैं, और फिर मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट की बुनियाद यहीं पे बनाएंगे इंशाल्लाह। इसीलिए मैंने तोड़ दिया ताकि मेरी तरतीब भी खराब ना हो, कि मैं बेसिक्स में ही लाजमी, क्योंकि देखो ना प्रोडक्ट कॉस्ट पीरियड कॉस्ट कितना अच्छा समझ में आ गया हमें सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट सामने रखने से। प्रोडक्ट कॉस्ट की अच्छी समझ आ जाती है ना, ठीक है। तो अपना सांप भी मर जाए और लाठी भी बच जाए, तो इसलिए 2 सवाल उधर भी रखे हैं, वो मुश्किल वाले सवाल है, टेक्निकल पर्चे में वो वाले सवाल पर्चे में आने, इसलिए वो वहां पे रख दिए ताकि आपकी जान वहां से भी ना छूट सके, ठीक है, सही है। अब जो पढ़ लिया है वो देख लो। In manufacturing organization, product costs are all those costs incurred for manufacturing a product in a factory. These costs are also known as production cost. All those costs incurred for manufacturing a product in the factory. Product cost क्या है? All those costs which are incurred in the factory. ठीक है? अच्छा, these costs are also known as production cost or manufacturing cost. 3 main elements. Direct material पढ़ा गया हूँ, डायरेक्ट लेबर पढ़ा गया हूँ, और तीसरा क्या है ये भी मैंने पढ़ाया हुआ है, पढ़ लो यहां से भी, ठीक है। ऑल फैक्ट्री एक्सपेंसेस और मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट अदर देन डायरेक्ट मटेरियल एंड डायरेक्ट लेबर आर कलेक्टिवली नोन एज फैक्ट्री ओवरहेड्स। इट इज आल्सो नोन एज प्रोडक्शन ओवरहेड्स, इनडायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, इनडायरेक्ट फैक्ट्री कॉस्ट। नाम मुख्तलिफ लिखना जरूरी होते हैं, पता होना चाहिए, कहीं आप धोखा ना खा जाए ना कभी किसी सवाल में, ठीक है। तो
एग्जाम्पल्स क्या है, इनडायरेक्ट मटेरियल की आ गई, इनडायरेक्ट लेबर की आ गई, इनडायरेक्ट फैक्ट्री एक्सपेंसेस में फैक्ट्री रेंट, डेप्रिसिएशन ऑफ फैक्ट्री एसेट्स, इंश्योरेंस प्रीमियम फैक्ट्री एसेट्स, कूलिंग, हीटिंग, इलेक्ट्रिसिटी, लाइटिंग, कोई मसला। अब अगर आप पर यूनिट कॉस्ट निकालना चाहें या टोटल कॉस्ट निकालना चाहें, ये सवाल करेंगे तो फिर फिर ये पढ़ लेंगे, ठीक है ना। अभी फिलहाल इसको आप रोकें, मतलब ये छोटे छोटे सवाल हैं, बहुत आसान है, अभी देखेंगे ना, आज उम्मीद है कर लेते हैं, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट हो गया, उसके बाद टाइम बचा तो छेड़ देंगे, वरना कल की बात करेंगे। वो ये बहुत आसान बात लिखी हुई है यहाँ पे, लेकिन ये डायरेक्ट नहीं पढ़नी ना। हमारी तरतीब यही होती है, हम पहले सवाल कर लेते हैं, उसके बाद देखते हैं अच्छा हाँ ये मटेरियल कॉस्ट क्या मतलब। भाई मिसाल के तौर पे मेरी एक टेबल पर 5 फुट लकड़ी लगती है और मुझे बाजार से 1 फुट लकड़ी का 2000 रुपये में मिलता है, तो मेरे एक टेबल पर मटेरियल कॉस्ट कितनी लगी, 10,000। ये यहाँ पे लिखा हुआ है कि मटेरियल कॉस्ट अगर आपने निकालनी है, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट को मल्टीप्लाई कर दो जो यूनिट्स आपने बनाए, ठीक है, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट आ जाएगी, ठीक है। मटेरियल प्राइस इंटू डायरेक्ट मटेरियल क्वांटिटी पर मटेरियल प्राइस इंटू डायरेक्ट मटेरियल क्वांटिटी 5 फुट, मटेरियल प्राइस पर फुट कितनी मैंने बताई, 2000 बताई थी, तो 5 इंटू 2000, ये क्या है, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, पर यूनिट भी निकल आएगी, टोटल भी निकल आएगी इस तरह से। तो ये कैलकुलेशन करेंगे ना, तो फिर यहाँ से टिक कर लेना। मैं शायद ना भी पढ़ाऊंगा आके, शायद पढ़ा भी दूँ, लेकिन है कुछ नहीं इसमें, ये वही है, ठीक है ना। आगे बढ़े। अच्छा, अब मैंने आपको पढ़ाया क्या, मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस की प्रोडक्ट कॉस्ट। ट्रेडिंग बिजनेस की प्रोडक्ट कॉस्ट क्या होगी, वो तो आसान है, ठीक है। प्रोडक्ट कॉस्ट के अंदर क्या होगा, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, ओवरहेड नहीं होता, बल्कि सीधा सीधा अभी इसलिए दिखाकर आया हूं, और टोटल परचेज कॉस्ट उसकी क्या है, प्रोडक्ट की कॉस्ट। नहीं समझ आई, क्यों समझ आ गई, क्यों 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 समझ आ गई है, दिखाना था पहले मैंने, फिर समझना था आपने जी। ये देखो, ये क्या है, प्रोडक्ट कॉस्ट, इधर ये क्या है, प्रोडक्ट कॉस्ट। मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस की प्रोडक्ट कॉस्ट जो है उसमें 3 चीजें शामिल होती हैं। नंबर 1 डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, नंबर 2 डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, नंबर 3 FOH। और ट्रेडिंग बिजनेस की प्रोडक्ट कॉस्ट में क्या होता है, टोटल परचेज कॉस्ट। गॉट इट, नॉट इट, गॉट इट, पढ़ ले फिर तुम। In trading business, product costs are all those costs incurred to purchase goods and expenses incurred for bringing such purchased goods to present business location. Example include purchase cost, carriage inward, transportation inward, non-refundable taxes like custom duty वगैरह वगैरह। को मसला। पीरियड कॉस्ट किसे कहते हैं, मैंने यहां पर लिखा था, आर नॉट एसोसिएटेड विद मैन्युफैक्चरिंग ऑफ प्रोडक्ट। क्या मतलब, ओहो जगह बनाई थी यार, हद हो गई भाई, गाड़ियां बंद कर, हमने फैक्ट्री के अंदर ही एक दरवाजा इधर भी रखना है, मैं दरवाजा बना लूं, ये दरवाजा वाला किस लिए होगा, हाँ जो गाड़ियां तैयार हो जाएंगी, हाँ वो गाड़ियां खुला है थोड़ा सा, अंदर वाला दरवाजा क्या टेंशन है, बाहर वाला दरवाजा बंद किया हुआ है ना हमने, गार्ड भी वहां बिठाया हुआ है, यहाँ पे भी कोई बंदा बिठा देंगे, ठीक है। ये क्या है, हमारा शोरूम, यहाँ पे हम शो मारते हैं आके, शोरूम मतलब जहाँ पे हम शो मारते हैं अपनी गाड़ी में, ठीक है, तो शो मारने वाला रूम। ये फैक्ट्री को इतने गुस्से में हमने लिखा हुआ है, इसको थोड़ा छोटा करके लिख दो, ऐसा तमीज के दायरे में आ जाए। ये फैक्ट्री हो गई और ये हमारा क्या हो गया, शो रूम। शोरूम, इसको आप दुकान कह लें, यानी इसमें होने वाले सारे खर्चे आपके डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस हैं, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। इधर कौन से एक्सपेंसेस होंगे भाई, यहाँ पे बर्की कुमकुमे लगे हुए हैं, ठंडी हवा वाली मशीनें लगी हुई हैं, गाहक आए तो ठंडे ठंडे हो जाएं, चीज़ें खरीद के चले जाएं, हैं जी। उसके बाद यहाँ पे एक मैनेजर, सेल्स वाला मैनेजर बिठाया हुआ है, सेल्स का स्टाफ है, एग्जेक्टिव्स हैं जो मौजूद हैं। यहाँ पर हमारा अगर ये शोरूम किराए पे है तो उसका किराया, अगर अपनी बिल्डिंग है तो उसकी डेप्रीसिएशन, यहाँ पर कोई जनरेटर रखा हुआ है, बिजली जाए तो उसको चलाना है, ये सारे खर्चे सेलिंग एडमिन खर्चे हैं। पीरियड कॉस्ट, इसका कोई ताल्लुक नहीं प्रोडक्ट के साथ। एक गाड़ी बनी इस पीरियड में या 1000 गाड़ियां बनी इस पीरियड में, इसका ताल्लुक उनसे नहीं है, इसका ताल्लुक तो है चीज़ें बनकर जब आ जाती हैं हमारे शोरूम में। ये गाड़ी जनाब देखें ना, अब ये बनी हुई गाड़ी ऐसे होती है, ठीक है, प्यारी सी, ये प्यारी सी गाड़ी क्या है, ये गाड़ी बहुत प्यारी सी है ना, बोलो
है, ये सिंगल डोर है। उसके बाद कोई हैचबैक गाड़ियाँ भी खड़ी होती हैं, ठीक है जी, कोई गाड़ी इस तरह लगी होती है। अच्छा ऐसे नहीं करते, आप कहोगे ये क्या हुआ। बड़ी गाड़ियाँ भी होती हैं ऐसे, पिजारो शिजारो खड़ी होगी इनकी ऐसे, ये पिजारो है क्या है भाई ऐसे ही है मेरी गाड़ियाँ, तुम्हारे तुम्हें क्या मसला है? तो दरवाजे नहीं है इनके, चलो दरवाजे भी लगा देते, ठीक है। ये मिस्टर बीन की पिजारो है, डिग्गी कोई नहीं उसकी। चलो टायर तो बड़े बड़े कर दें यार। और ये भी एक गाड़ी है, ठीक है जी, ये भी डबल डोर है। बस जैसी भी हैं आप गुजारा करें अब, ठीक है। एक तो इतनी अच्छी अच्छी गाड़ियाँ बना के दिखा रहा हूँ। अब ये शोरूम, यहाँ पे फिनिश गुड्स मौजूद हैं। अब इनको खरीदने यार बाहर से बंदे कैसे आएंगे? बाहर से भी एक दरवाज़ा रखो, क्या हो गया, हद हो गई यार। इस तरफ एक दरवाज़ा बनाओ, ठीक है जी, और इस दरवाजे के ऊपर भी गार्ड बिठा दो, क्योंकि ये भी बाहर से आ रहा है दरवाज़ा, ठीक है। यहाँ पे भी गार्ड बिठा दो, दरवाज़ा बंद रखो, ज़रूरत पड़ने पे खोल लेंगे, ठीक है। ठीक है, गाड़ी कैसे निकलेगी? गाड़ी यहाँ से यूँ निकाल के इधर से निकालते होते हैं हम, ठीक है ना, शौकिया ना मारो। अच्छा अब क्योंकि ये गाड़ी यहाँ से नहीं निकल सकती अच्छा चले, अब ये डिपार्टमेंट है, इसके सारे खर्चे जो हैं, इसके सारे खर्चे जो हैं वो सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस है, वो पीरियड कॉस्ट है। इस एक मसलन मिसाल के तौर पर मैं एक महीने की डिसीजन में, एक महीने का मैं ट्रेडिंग अकाउंट बना रहा हूँ, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना रहा हूँ, तो इस एक महीने के अंदर इस शोरूम के अंदर जितने मुलाजिम हैं उनकी तनख्वाह, मैनेजर की, सेल्स ऑफिसर्स की, एक महीने की डेप्रिसिएशन, एक महीने का बिजली का बिल, एक महीने के सारे खर्चे, वो एक महीने के खर्चे सारे के सारे आपके पीएनएल में जाएंगे। उसका कोई ताल्लुक नहीं है इस फैक्ट्री के खर्चों के साथ, कितनी प्रोडक्शन हुई कितनी नहीं हुई, हड़ताल कर दी मजदूरों ने या डबल शिफ्टों में काम किया, वो फैक्ट्री के खर्चे हैं। यहाँ पर पीरियड कॉस्ट है, जो पीरियड के अंदर इनकर होगी वो उसी पीरियड के अंदर चार्ज हो जाएगी, ठीक है। सही है, उधार पे चीज़ें बेच दी इन लोगों ने, उधार पे चीज़ें बेच दी इन लोगों ने, ध्यान से नहीं बेची, जिनको बेची वो पैसे लेकर भाग गए, पैसे नहीं दिए, डाउटफुल डेट, बैड डेट हो गया। बैड डेट क्या होता है? एक सेलिंग एक्सपेंस है, बता दूं आपको, फाइनल अकाउंट पढ़ेंगे अब आप, FAR 1 अगर आप पढ़ रहे हैं तो, नहीं पढ़ रहे तो पढ़ लिए तो अच्छी बात है, फाइनल में जाके पढ़ लेंगे, ठीक है। सेलिंग एडमिन एक्सपेंसेस, सेलिंग एक्सपेंसेस के अंदर ये आपके बैड डेट्स ऐसे आते हैं, ठीक है। तो अब बैड डेट्स का ताल्लुक भी आपका पीरियड कॉस्ट है। कैसे मैचिंग कॉन्सेप्ट याद है? मैचिंग कॉन्सेप्ट एक कॉन्सेप्ट इंट्रो में पढ़ते थे। आपने इस साल में सेल्स की उधार पे सेल इसलिए करते हैं ना कि सेल्स बढ़ जाएं, क्रेडिट देना, क्रेडिट तो लोग ज्यादा आते हैं, गाहक ज्यादा आते हैं, तो हमने सेल्स बढ़ाने के लिए उधार पे चीजें बेच दी, ठीक है। अब चीजें इस साल में बेची हैं, गाड़ियां इस साल में बेची हैं, तो चाहे वो अगले साल के अंदर भी भागते हैं तो हम एक अंदाजा लगाया करते थे, प्रोविजन बुक करते थे, अंदाजा लगा के एक्सपेंस आज ही बुक कर लो। क्यों? क्योंकि मैच करवाना है ना एक्सपेंस को। तो बैड एक्सपेंस क्या है? एक पीरियड कॉस्ट है। मैं मिसाल देने लग गया, तो सही है ना। तो इनका कोई ताल्लुक नहीं है प्रोडक्ट के साथ, ये पीरियड के साथ स्पेसिफिक होती है। मैचिंग कॉन्सेप्ट यहाँ पे चलता है। रिलेटेड इनकम्स एक्सपेंसेस जो है वो जो सेल्स हुई हैं उससे रिलेटेड सारी कॉस्ट जो हैं वो इसी पीरियड के अंदर चार्ज होंगी पीएनएल के अंदर, तो ये पीरियड कॉस्ट है। ये शोरूम हो गया, उसके ऊपर आपका R&D और R&D रिसर्च एंड डेवलपमेंट, R&D हो गया, और HR वाले इधर बैठे हुए हैं, लोगों को हायर करने वाला डिपार्टमेंट, HR डिपार्टमेंट, इनको मैनेज करने के लिए ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट, ठीक है जी। उसके बाद आप लोग भी हैं, ऐसे ना परेशान ना हो, एडमिन वाले भी हैं और अकाउंट्स वाले भी हैं, एडमिन एंड अकाउंट्स, ठीक है। तो ये फंक्शंस हैं, ये डिफरेंट फंक्शंस हैं, ठीक है। ये फंक्शन है प्रोडक्शन वाला फंक्शन, फैक्ट्री कॉस्ट ऑफ सेल में खर्चे जाएंगे। एक फंक्शन है सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन, एक फंक्शन है एडमिन, ये नॉर्मली एक ही होता है, ठीक है ना। एडमिन के खर्चे होते हैं, R&D वगैरह में भी, R&D HR वाले भी एडमिन के खर्चे होते हैं, ठीक है। तो ये 3 मेन फंक्शंस हैं, प्रोडक्ट को बनाना, प्रोडक्ट को बेचना, और ये एडमिन वगैरह के खर्चे, ठीक है। तो इसको क्या कहते हैं? डिफरेंट फंक्शंस। एनीवेज ये तो होगी ना फंक्शंस। तो अगर फैक्ट्री का खर्चा होगा तो वो प्रोडक्ट कॉस्ट है, मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और FOH। और अगर प्रोडक्ट की कॉस्ट नहीं है, पीरियड कॉस्ट है, तो वो इन दो में से हो सकती है। अब यहीं पर ही बैठे हुए लोग जो है वो फाइनेंस को मैनेज कर रहे हैं, नहीं मैनेज हो रही तो बैंक से लोन लेकर उसके ऊपर इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, तो फाइनेंस कॉस्ट भी क्या है? पीरियड कॉस्ट। लोन लिया 6 महीने के लिए तो 6 महीने का इंटरेस्ट, साल के लिए तो साल का इंटरेस्ट, उसका कोई ताल्लुक प्रोडक्शन से नहीं है, उसका ताल्लुक क्या है? जितने अरसे पर लोन आपने इस्तेमाल किया, ठीक, पीरियड कॉस्ट चाहिए, ठीक है।
तो आओ जरा खुशबू लगा के। कितने बजे तक क्लास है? 9। वेरी गुड। इंशाल्लाह एक सवाल करके एक होमवर्क दे लूंगा। ये पीरियड कॉस्ट इन मैन्युफैक्चरिंग एंड ट्रेडिंग बिजनेस क्या है? पीरियड कॉस्ट आर नॉट एसोसिएटेड विद मैन्युफैक्चरिंग और परचेजिंग ऑफ प्रोडक्ट एंड आर मैच्ड अगेंस्ट रेवेन्यू ऑफ पर्टिकुलर पीरियड इन व्हिच दीस कॉस्ट आर इनकर्ड। दीस कॉस्ट आर आल्सो नोन एज नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट और नॉन मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। एग्जांपल्स आर मार्केटिंग एंड सेलिंग, पढ़ लो इनमें से, एडमिन और फाइनेंस कॉस्ट। कोई मसला? एक बार रीड मारना है इसको, बड़ा इंपॉर्टेंट ये टेबल था। ये 2-3 अटेम्प्ट पहले मैंने ये इस तरह से क्लास में बनाया था, फिर वो मुझसे वो उसमें वर्ड में बन नहीं पा रहा था, टाइम नहीं था। जिस मौके पे अगली बार मैं ऐसे जैसे अब इस दफ़ा एकदम से आपके लिए नोट्स लाने से ले आया ऐसे ही, तो वो फिर मैंने ना वही उठाया। तो मकसद तो समझ नहीं है ना, ठीक है। तो भाई ये एक बड़ा अच्छा टेबल है जो आपको सारी बात समझा देगा। मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस के अंदर प्रोडक्ट कॉस्ट और पीरियड कॉस्ट, दो तरह की कॉस्ट होती है हर बिजनेस में। तो मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस के अंदर प्रोडक्ट कॉस्ट में क्या होगा? डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और पीरियड कॉस्ट में सेलिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, एडमिन और फाइनेंस। ये प्रोडक्ट कॉस्ट है, ये पीरियड कॉस्ट है। इन दोनों को मिलाएं तो क्या बनेगा? ये टेबल इसलिए जरूरी है कि परिचय में क्या पूछ रहा है आपको ये पता होगा तो आप उसका जवाब दोगे। अगर वो आपसे पूछे मुझे प्रोडक्ट कॉस्ट निकाल दो, आप पागलों की तरह टोटल कॉस्ट निकाल रहे हो, मारे गए ना, ठीक है। हर एक चीज क्लियरली, और अगर टोटल कॉस्ट कह रहा है तो इसको इग्नोर नहीं करना, फिर मारे जाओगे। दोनों को ऐड करके लिखना होगा। तो ये क्या है? नक्शा। क्या है? नक्शा समझते हो? मैप, अच्छा नक्शा, सॉरी। और अगर ट्रेडिंग बिजनेस हो, तो परचेज कॉस्ट और ऑल डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल एक्सपेंसेस, ये क्या है? प्रोडक्ट की कॉस्ट, पीरियड कॉस्ट हो गई है, ठीक है। टोटल कॉस्ट, कोई मसला? सही है, चले। अच्छा, अब इसके बाद ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन है, लेकिन मिक्स नहीं करनी क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको कल करेंगे। और जो एक हमने चीज छेड़ ली हुई है उसको पूरा कर लें, ठीक है। तो अब एकदम से पेज नंबर 4 पे हम थे और पेज नंबर 4 से हम जंप लगाकर आने लगे हैं, लेकिन उससे पहले ना मैं प्रैक्टिस क्वेश्चंस पे रुक गया। ये जो मैंने अभी आपको टेबल दिखाया है, इस टेबल को देखने के बाद बहुत ज्यादा होमवर्क आज आपको आ रहा है, ठीक है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि बस आपको होमवर्क मिल गया तो बस मेरी जान छूट गई और आपकी जान पकड़ी गई। सवाल मैं करवाऊंगा, ये मैंने खुद भी करवाने हैं, लेकिन मेरी ये चाहत होती है एक अनसीन एलिमेंट सामने रखते हुए आप ट्राई तो करें। मतलब मिसाल के तौर पे अगर मैंने गोली ही करानी हो, मैं गोली करा के बस पढ़ा लिया ना, गोली भी नहीं है, पढ़ा दी है, ठीक है, अब उसको अप्लाई करना है तो हो सकता है पर्चे में आ जाए मैंने ना पढ़ाया हो, तो तैयारी हो जाएगी इसमें, ठीक है। तो क्वेश्चन 1, 2, अब मुझे नहीं पता इनमें किस क्वेश्चन मसला भी आ सकता है मसला, ओके, कोई बात नहीं, कल मैं ये कराऊंगा फिर आगे चलूंगा। लेकिन क्वेश्चन 1, 2, 3, 4, 5 और 6 कर लें, बस 7 भी कर लें। अच्छा, ज्यादा हो गए, चलो फिर 7 कर लेना ना, 7 तक। 5 मैं करा दूंगा, 1, 2, 3, 4 है मसला, चलो 1, 2, 3, 4, 5 मैं कराऊंगा, ठीक है, लेकिन आपने पहले करने हैं, ठीक है। 6 और 7 दो तो कर लो, ठीक है। चलो अब आ जाओ मैन्युफैक्चरिंग। एक तो ये भी करना है ना, मसला ये भी इसलिए कम किए सवाल। ये जो आप क्वेश्चन 22 है ये आपका होमवर्क है, 21 में आपको फटाफट कराने लगा। हाँ जी भाई, पहले 7 सवाल दिए हैं ना, तकलीफ हो रही है, चलो 6 कर लो, अब 6 से कम नहीं, ठीक है, बस 6, क्योंकि एक ये भी कर दिया है ना। भाई देखें, 1 से 1.5 घंटे का होमवर्क आपका हक बनता है हर सब्जेक्ट को घर पे 1 से 1.5 घंटा देना। मेरी कोशिश रहेगी कभी इससे ज़्यादा ना हो, लेकिन ये भी कोशिश किया करूँगा इससे कम भी ना हो, ठीक है। तो 5 मिनट में अब हमने मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनाना है। रिक्वायरमेंट पहले पढ़ो। मेक अ मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट ऑफ ब्यूटी मार लिमिटेड फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2025, ठीक है। ये आईकेएफ का सवाल मैंने उठाया, मैंने चेक कोई नहीं किया, अभी चेक करेंगे, गलती है तो, ठीक है। एज इट इज मैंने यहाँ पे कॉपी कर दिया, ऊपर लिख दिया है चैप्टर 1 इन्वेंट्री वैल्यूएशन का आईकेएफ की एग्जाम्पल 10 है, फिर एग्जाम्पल 11 है,
उसके बाद जो 2 सवाल मैंने उधर डाले हैं इन्वेंटरी वैल्यूएशन के चैप्टर में, वो बेसिकली उसने सेल्फ टेस्ट क्वेश्चंस डाले हुए हैं, अच्छे सवाल हैं वो, ठीक है। लेकिन ये काम यही है, बस थोड़ा वॉल्यूम चीज़ों का बढ़ जाएगा, चीज़ें बढ़ जाएंगी। ज़रा चेक करें रिक्वायर्ड क्या है, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट। होमवर्क वाले सवाल में रिक्वायर्ड क्या है, भाई मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, यानी कि उससे आगे गया ही नहीं। किससे आगे नहीं गया, किससे आगे नहीं गया, किससे, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट से आगे नहीं गया। मैं उससे आगे तक आपको पढ़ाया हुआ है, वो इसलिए पढ़ाया है कि जो 2 सवाल अगले गिवन है ना, उनमें इससे आगे जाना है, ठीक है ना। यहां पर नहीं लेकर गया, यहां पर ना कॉस्ट ऑफ सेल निकलवाई है, ना जीपी निकलवाया है, ना नेट प्रॉफिट की तरफ गया है, ये पीएनएल की तरफ आया ही नहीं है। सिर्फ कहां पे फिर रहा है इन दोनों सवालों में, कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड तक आना है। कहां तक, कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड तक। कोई मसला होना नहीं चाहिए। तो सवाल को पढ़ना पहले जरूरी होता है। अब देखो, हालांकि रह तो 5 मिनट गए हैं, ये दोनों सवाल ही आप करें, हाँ ठीक है। कल आते साथ फिर मैं फायदा नहीं, सोल्यूशन नहीं देखना। हाँ, मुझे पता लग गया कि मैंने लिख दिया, आपको पता लग गया कि आईक्यू की किताब के अंदर ये मौजूद है, लेकिन मेरी ये चाहत है कि ये आप एक बार खुद करें। मैंने सारा तो फॉर्मेट एक एग्जांपल में करवा दिया, देखो पढ़ के देखो। इन्वेंट्री ओपनिंग सिर्फ पढ़ तो लो कम से कम, कोई चीज ऐसी तो नहीं है पकड़ में ना आ रही। इन्वेंट्री या कम जनवरी 25 पे ओपनिंग रॉ मटेरियल की भी है, ये जरा उधर चला गया माजरत, रॉ मटेरियल की भी है, वर्क इन प्रोसेस भी है, फिनिश गुड्स भी है, कोई मसला। अब क्योंकि हमने कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड निकालनी है, तो मुझे इग्नोर करना है फिनिश गुड इन्वेंट्री को। सारी चीजें सवाल के अंदर करने वाली नहीं होती, यही तो कमाल होता है देखने वाले का। फिनिश गुड्स की इन्वेंट्री कहां पर नजर आ रही है, वो तो कॉस्ट ऑफ सेल निकालने की जरूरत है। क्या उसने मुझसे कॉस्ट ऑफ सेल मांगी है, नहीं मांगी, इसलिए सवाल में फिनिश गुड्स की इन्वेंट्री क्या करना है। हाँ, लेकिन ओपनिंग रॉ मटेरियल भी चाहिए मुझे, ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस भी चाहिए मुझे, ये तो दोनों चाहिए थे, मिल गए, इस फॉर्मेट में डाल जाएंगे। बोलो, अच्छा आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल। हाँ, कहां ब्रैकेट में करो, आपकी मर्जी, डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम निकालने के लिए, और इस तरह से वर्किंग कर लो, आपकी मर्जी। नजर आ रहा है, आ जाएगा, कोई मसला। सिर्फ सवाल पढ़ रहे हैं कि आप छापा तो लगा ही लोगे, क्या ख्याल है, नहीं अच्छा है ना, जरा हाथ कॉन्फिडेंस भी आता है। अच्छा हाँ, पढ़ के हमने कर तो लिया था, अगला मैं पढ़ाऊंगा भी नहीं, लेकिन ये पढ़ लेना जरा थोड़ा सा। ये तो हो कि मैं दे रहा हूं सवाल, तो ऐसे तो नहीं दे रहा, कर सकते हैं तो दे रहा हूं। परचेज, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट इधर आ, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट इधर आएगी, डायरेक्ट लेबर डायरेक्ट आएगी। रेंट, रेंट क्या है, अब अभी तक क्लियर नहीं है। अगर सवाल ने कुछ ना बताया तो सारा रेंट मैं अज्यूम करूंगा फैक्ट्री का है, और ऐसा भी तो हो सकता है कुछ हेड ऑफिस का हो, कुछ सेल्स शोरूम का हो, सवाल आगे जाके देखें। फिलहाल रेंट, इलेक्ट्रिसिटी, ऑफिस सैलरीज, ऑफिस सैलरीज, ऑफिस सैलरीज एडमिन एक्सपेंस, क्लियरली बता रहा है, इग्नोर करना है, इसमें रेलेवेंट चीजें बस उठानी है, कमाल ये। पीरियड कॉस्ट कोई ना उठाना, प्रोडक्ट कॉस्ट उठाना, फिर प्रोडक्ट कॉस्ट के अंदर डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और ओवरहेड्स की क्लासिफिकेशन करना, ताकि मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट की शक्ल भी सामने रहे, नंबर देने उसने, ठीक है। अच्छा आगे बढ़ो, डेप्थ फॉर द ईयर, ऑफिस वाली इग्नोर, एडमिन का खर्चा है ना। फिर फैक्ट्री वाली, एडवर्टीजमेंट तो लेंगे, सेलिंग एक्सपेंस है। अब ये धोखा है, असल में ये धोखा है जो मैंने टेबल ने, आप अभी तक भाइयों ने वही टेबल अक्सर ने खोला हुआ है सामने, जो मैंने लिखवाया था मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस के अंदर, पीरियड कॉस्ट और प्रोडक्ट कॉस्ट, ठीक है। तो उसने हमसे मांगा क्या है, उसने हमसे प्रोडक्ट कॉस्ट मांगी है, मतलब मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनवा रहे हैं ना, तो जो भी पीरियड कॉस्ट है, सेलिंग एडमिन खर्चे सवाल में गिवन है, हमने इग्नोर करना है। और अगर हम कॉस्ट ऑफ सेल के बाद, जीपी के बाद पीएनएल भी बना रही, पूरा नेट प्रॉफिट पीएनएल बनवा लेता, तो फिर ये सारे खर्चे हम इग्नोर नहीं कर सकते थे, ये पीएनएल के अंदर जाने थे। सवाल की रिक्वायरमेंट के हिसाब से चल रहा है, समझ आ रही है। किस किस को बिल्कुल समझ नहीं आ रही, वो कह रहा है निकल जाए क्लास से, अगर नहीं निकले, मैं बात कर रहा हूं। इन्वेंट्री क्लोजिंग, रॉ मटेरियल की, वर्क इन प्रोसेस की, फिनिश गुड्स की। अब कहता है रेंट एंड इलेक्ट्रिसिटी, ओ जिनके बारे में था शक, क्योंकि देखो सैलरीज का तो लिख दिया उसने, ऑफिस सैलरीज, डेप्शन का तो लिख दिया उसने, ऑफिस की डेप्रिसिएशन, एडवर्टीजमेंट लिखने की जरूरत नहीं है, एडवर्टीजमेंट है ही क्या, सेलिंग एक्सपेंस। तो शक किन पे था, रेंट और फैक्ट्री का। वो कह रहा है
रेंट और फैक्ट्री, रेंट और इलेक्ट्रिसिटी का, ठीक है। वो कह रहा है रेंट और इलेक्ट्रिसिटी जो है वो फैक्ट्री के 70% है, 30%। अब आपने रेंट और इलेक्ट्रिसिटी एफओएच में जो लेना है वो इसका 70% ले लें। 30% क्या करना है, इग्नोर। और अगर पूरा पीएनएल बना रहे होते तो 70 ये मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में रखते, 70 इधर रखते और 30% इधर लेके आते। एडवर्टीजमेंट यहां आना है, लेकिन मुझसे ये मांगा नहीं गया, मुझसे ये मांगा गया, सही है, तो चीजें इग्नोर। को मुश्किल सवाल है, अच्छा इससे अगला भी मुश्किल नहीं होना, लेकिन अब मजा नहीं ना आएगा, वो भी पढ़ दूं तो फायदा है जी, तो वो आप पढ़। तो ये दोनों सवाल आपके होमवर्क हो गए माजरत के साथ। लेकिन एक बात कहूं, बुरा ना मनाइएगा, मैं इसके साथ ना नंबर लगा रहा हूं। इसके साथ ना जनाब मैंने 5 मार्क्स लगाए, चलो मैं 6 लगा देता हूं आप लोगों के लिए, सिर्फ आप लोगों की खातिर। 6 नंबर का ये सवाल है। मतलब क्यों नंबर लगाए हैं, ताकि आप 6 × 1.8 करें, कितना आता है 11 मिनट, टारगेट करें 10 मिनट में ये सवाल करना है। अगला सवाल, इसको मैं देता हूं जी 8 नंबर। कितने टाइम का सवाल है, 15 मिनट इस पे लगा लेना। तो ये 10 और 15 25 मिनट में करने हैं, ठीक है। हाँ, पहले वालों को मैं पाबंद नहीं कर रहा, छोटे छोटे सवाल है, अब टाइम खत्म हो गया, ठीक है। उनको भी कोशिश करना स्पीड करें, लेकिन उनकी समझ आए ना आए कोई बात नहीं है, वो तो मैंने कराने हैं ना अभी, ठीक है। ये मैं करवा चुका हूं आपको, इसलिए ये लाजमी करने। तो पहले मैन्युफैक्चरिंग काउंट करिएगा, फिर ऊपर वाले सवालों की तरफ जाइएगा, ठीक है। पहले ये दोनों सवाल करके फिर पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां, ओके। एक और सवाल काम कर दूं या हो जाएगा, पहले 6 हो जाएंगे। चलो, अल्लाह हाफिज।